हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं सेमीकंडक्टर, और हर बार की तरह इस चैप्टर को धूल चटा देंगे, एक एक बात आपके दिमाग में बिठा देंगे। टेंशन आपको जरा भी नहीं लेनी है, क्योंकि बच्चों सेमीकंडक्टर खत्म हो जाने के जस्ट बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 दिसंबर 2025 से डायमंड प्रो सीरीज, जो कि एक सीरीज नहीं एक धमाका होने वाला है और उस बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहा है फिजिक्स में 90+ मार्क्स लाने के लिए। तो डायमंड प्रो सीरीज बच्चों स्टार्ट हो रही है 6 दिसंबर, और हम 6 दिसंबर को फर्स्ट चैप्टर जो है लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि डायमंड प्रो सीरीज जितने बच्चे फॉलो करेंगे, अगर कोई बच्चा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से है तो उसके पास जरूरी है कि एक्सीलेंस 95+ बुक हो, बिकॉज मैं आपको इस बुक को क्वेश्चन भी करवाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको इस बुक से होमवर्क भी दूंगा। तो जरूरी यह है कि आपके पास यह किताब होनी चाहिए, और अगर आपके पास ये है, आप डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो कर रहे हो, आप गारंटी से बच्चों 90+ मार्क्स स्कोर करोगे, कोई डाउट नहीं है। जब आप इस बुक और डायमंड प्रो सीरीज को लगा लें तो कितने पानी में आप पहुंच गए हो, है ना, आप सच में खुद से क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं, उसके लिए आपके पास ओसवाल का सैंपल पेपर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये होगा तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि हाँ सर, मैंने सर की बुक से क्वेश्चन लगा लिए, सर की डायमंड प्रो सीरीज कर ली, अब मुझे कितना आ पा रहा है, वो आपको कितने पानी में आप पहुंच गए हो, वो आपको इस सवाल के सैंपल पेपर से पता पड़ेगा। तो वो आपके पास होना जरूरी है बच्चों। तो इसलिए आपके पास अगर ये दोनों बुक आप लेना चाह रहे हो, हाँ, तो अभी मैंने स्पेशल डिस्काउंट इस पे लगवा दिया है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लिंक से आप लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और डायरेक्ट आपको कम प्राइस वाले स्टोर पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है। अगर कॉम्बो ले रहे हो तो कॉम्बो पे तो डिस्काउंट भी मैंने लगवा दिया, कल ही मैंने लगवाया है, सो दैट आप लोग तक जो है ये कम प्राइस में पहुंच जाए बुक, ठीक है ना। तो आउट ऑफ स्टॉक भी होने वाली है, यही बता दूं मैं आपको, क्योंकि दिसंबर आ गया है, आउट ऑफ स्टॉक जल्दी बुक होने वाली है। इससे पहले बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, इसकी पब्लिशिंग रुक जाए, आपके पास ये किताब पहुंच जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, ठीक है। आप यहां से जो है अभी आप इसको ऑर्डर कर दो और जो है प्रैक्टिस करना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो वो भी ज्वाइन कर लो, क्यों, फ्री में है ये। तो यहां पर कोई भी अपडेट होती है, चाहे चैनल से लेकर के, क्लासेस से लेकर के, या किसी भी प्रकार की वीडियो आ रही है, कोई सीरीज आ रही है, सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचती है टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर चैप्टर के नोट्स हैं, चैप्टर 13 आया था इससे पहले, वो देखो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। ये देखो लाइन से नोट्स पढ़े, लाइन से ये सारे के सारे देख रहे हो, ये सारे के सारे आपके क्लास 12 के 100 नोट्स तो हैं। ये फाइल वाले सेक्शन में चले जाना, ऊपर स्क्रॉल करोगे, सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च कर लिया करना, है कि नहीं। तो ये आपको चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं, शुरू कर देते हैं। बोला सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए बच्चों, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होते हैं इंसुलेटर, जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उनमें करंट भी फ्लो नहीं होता। दूसरे होते हैं कंडक्टर, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें करंट भी फ्लो होता है। अब बारी आई तीसरे टाइप के मटेरियल की, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के पास दोनों की प्रॉपर्टी है, 0 केल्विन यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण से ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो करंट बनाने लग जाता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो बोलना कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बहुत कम टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन पर एनर्जी कम होने के कारण से इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये करंट नहीं बना पाते और इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा के रूम टेम्परेचर या 300 केल्विन कर दिया जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये फ्री हो जाते हैं और करंट बनाते हैं, एंड देन ये कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर कम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण से इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, बट रूम टेम्परेचर पर इनको सफिशिएंट टेम्परेचर, सफिशिएंट एनर्जी मिल जाने के कारण से, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाने के कारण से ये कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर फर्दर हम इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है आपका
कंपाउंड सेमीकंडक्टर। लेकिन थोड़ा सा एक लाइन ऊपर वाली ये पढ़ना है कि टेम्परेचर बढ़ाया, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ गई बट रेजिस्टिविटी घट गई। तो यहां पर याद रखिए कि यहां पर एक टर्म होता है जिसको मैं बोलता हूं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर बढ़ाने से अगर कंडक्टिविटी घट रही है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर टाइप की बात करेंगे तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। बात करता हूं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की, तो एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड। इसी तरीके के जो कंपाउंड आप टाइप देखेंगे वो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एग्जांपल होंगे। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में नाम के आगे पॉली लगा होगा ज्यादातर में, जैसे कि पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथियोफीन, इस तरीके से ये एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो हमारी सारी कहानी घूमने वाली है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के आगे पीछे घूमने वाली है, और सबसे ज्यादा सिलिकॉन के एग्जांपल आपको हमेशा मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे सिलिकॉन का, जर्मेनियम का स्ट्रक्चर, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो समझ लेना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है। तो 14 के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठ रही है 2,8,4, यानी कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोला 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। या आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसी को मैं बोलता हूं इसकी वैलेंसी कितनी है, आउटर शेल में बोला 4, तो इसको मैं 4 होने के कारण से इसको बोलता हूं टेट्रावैलेंट। क्या बोलता हूं, टेट्रावैलेंट। ये वैलेंट मतलब वैलेंसी से नाम आया है। जर्मेनियम की बात कर लेता हूं, 2,8,18,4, 32 उसका एटॉमिक नंबर है। यहां पर भी एक खासियत क्या पाई गई कि इसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोला टेट्रावैलेंट, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, सिलिकॉन और जर्मेनियम कहीं पे इस्तेमाल होते हैं क्या, आप इनका यूज, इनका नाम ले रहे हो, इनको आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो बच्चों सिलिकॉन जितने भी मोबाइल हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वॉशिंग मशीन, टीवी, है ना, एसी, इन सब में जो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं चिप, ठीक है, उन सब में सिलिकॉन के बिना काम नहीं होता। इन सब में सिलिकॉन का इस्तेमाल जो है होता है। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखिए ये आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, कभी भी कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ट्रांसफर हो रहा होता है, गेन हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, ये इनर ऑर्बिट में तो कुछ ही नहीं होता, ये सारा का सारा कुछ किसका हो रहा है, बोला आउटर ऑर्बिट का। कभी मान लीजिए रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो आउटर ऑर्बिट ही से ही इलेक्ट्रॉन जो है जाता है या आउटर ऑर्बिट में आ जाता है, अंदर वाले को तो कोई मतलब ही नहीं होता। कुछ भी हो रहा है सबके लिए कौन जिम्मेदार, आउटर, बाहर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमें सारी चीजों पर फोकस हटा करके बस एक चीज पे फोकस रखना चाहिए कि भाई साहब सिलिकॉन के, जर्मेनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोला 4 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ये बना दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके अंदर 4 4 4 4 मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए, क्योंकि आउटर शेल को ही मुझे हमेशा दिखाना है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार है हर एक काम के लिए, बोला आउटर शेल जिम्मेदार है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। अभी ध्यान से देखिए, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन आपस में कर क्या रहे हैं, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन अभी कर क्या रहे हैं, बताओ जरा, क्या करंट बना रहे हैं, बोला नहीं सर ये तो फ्री नहीं है। तो फ्री नहीं है तो मालिक क्या काम कर रहे हैं, बोला बस गोल गोल घूम रहे हैं, बस गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले दुखी हैं या खुश हैं, क्या सिलिकॉन एटम अभी दुखी है या खुश है, बोला सर बहुत दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि ये अपने जीवन में चाहता है कि इसकी वैलेंसी, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्या चाहता है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, हर एक एटम का यही दुख है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। हर एक एटम चाहता है कि मेरे आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मजे ही मजे जिंदगी में, है ना। तो सिलिकॉन भी चाहता है कि इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, लेकिन इसकी मजबूरी यह है कि इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं। कौन दे देगा 4 इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन कोई देने को तैयार नहीं है, और बोला ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये कह रहा है मैं भी अपने 4 नहीं दूंगा। तो भाई ये तो बहुत धर्म संकट की बात हो गई कि ना तो कोई इसे 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ना ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसे तो बोला ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं पाएगा, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो बीच का रास्ता निकाला गया, बोला बीच का रास्ता क्या है, बोला बीच का रास्ता ये है जब किसी एटम को कोई हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ना ही कोई इससे ले रहा है, तो बोला एक काम करें,
थोड़ा बातचीत बिठाई, मीटिंग करी, पूरा सिलिकॉन समाज इकट्ठा हुआ और इस निर्णय पे पहुंचा कि भाई साहब हम किसी को अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास खुद के पास कमी है, लेकिन बोला एकता में ही शक्ति है। बोला एकता में ही, एकता कौन है ये? हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको, एकता में ही शक्ति है। तो बोला क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, बोला हम सब एक दूसरे का काम चला लेंगे। ठीक है, बोला कैसे चलाएंगे? बोला शेयरिंग कर लें। तो क्या कर लें? बोला शेयरिंग कर ले। तो बोला शेयरिंग कैसे होगी? शेयरिंग ऐसे होगी कि भाई वो इसने कहा लेट से बीच वाला है, ठीक है, शेयरिंग कैसे होगी? ये सिलिकॉन है ना, तो उसने कहा एक काम करूंगा कि तुम्हारे आउटर शेल में कितने घूम रहे हो? बोला 4। एक काम करूंगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ अब मुझ में ना घूमते हुए तुम्हारी ऑर्बिट में से भी पास हो जाएगा। तो बोला 5 इलेक्ट्रॉन घूम गए इसमें से। हाँ, अब इसने भी कहा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन है वो भी तुम्हारे में से पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसने कहा कि मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था वो तुम्हारे में से पास हो जाएगा, ऐसे आएगा और तुम्हारे में से पास होके यहां चला जाएगा। नीचे वाले ने भी कहा टेंशन मत लो, मेरा भी फुल कंट्रीब्यूशन होगा, ये घूम घाम के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आउटर शेल में कितने होगा? बोला 8। अब वादा लिया गया, बोला पूरी समाज के सामने वचन दो कि ऐसा नहीं होगा कि बोला जो है हम तो तुमको दे रहे हैं तुम हमको नहीं दोगे। शेयरिंग काम, शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस तुम दिए चले जा रहे हो, शेयरिंग का मतलब है कि आपस में जो है ऐसे म्यूचुअल जो है काम होता रहे, है ना। तो बोला तो बात क्या हुई? बोला अगर मैं तुमसे एक इलेक्ट्रॉन लूंगा तो तुमको एक दूंगा भी, तुमसे एक लूंगा तो तुमको एक दूंगा भी, एक लूंगा एक दूंगा भी, एक लूंगा एक दूंगा भी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन अपने में तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे में घूमते हुआ आ रहा है, नीचे तो घूम ही रहा है, ऊपर वाले से भी घूमते हुआ आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या देखा गया कि आसपास के 4 एटम से जो है शेयरिंग की गई और इस शेयरिंग से क्या हुआ कि इनकी वैलेंसी यानी कि जो ऑक्टेट है आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हो गए। तो अभी आप ईमानदारी से मुझे बताइए कि अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहे हैं? बोला एक दूसरे की वैलेंसी फुलफिल करने का ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे का पेट भरने में लगे हैं, इनके पास जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है, तो निकम्मे है ये, हाँ बस अपना पेट मांजने को तैयार हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहे हैं? वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं। क्या इससे करंट बनेगा? बोला सर नहीं बनेगा। क्या इससे करंट बनेगा? नहीं। करंट बनने के लिए कौन जिम्मेदार? करंट कैसे बनेगा? तो बोला सर करंट तो जब बनेगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है ही नहीं। तो बोला क्या किया जाए? तो टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। हाँ बोला सर बिल्कुल सही बात है आपकी, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम यहां पे दिख रहा है ये डायग्राम आपको पेपर में नहीं बनाना है, आपको डायग्राम हमेशा कौन सा बनाना पड़ेगा या किस डायग्राम समझना है? बोला इस डायग्राम से। ये देखिए ये पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यानी कि पूरा सिलिकॉन के एटम्स का एक अरेंजमेंट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हर सिलिकॉन एटम जो है क्या कर रहा है? अपने से पास वाले को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ले रहा है, एक दे रहा है एक ले रहा है, एक दे रहा है एक ले रहा है, एक दे रहा है एक ले रहा है। इस प्रकार से इसके खुद के 4 और आसपास से भी इसने 4 की शेयरिंग कर ली तो टोटल 8 हो गए। इसी प्रकार से ये वाला भी एक इसको दे रहा है एक नीचे, एक इसके साथ एक ऊपर वाले के साथ शेयरिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको कहानी बताई गई। हाँ ये बिल्कुल सर कहानी बताई गई। देखो इसमें मैंने क्या है कि कॉर्नर वाले में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही बताया है। एक एक क्यों? क्योंकि पता नहीं ना ऊपर कौन सा एटम हो सकता है। अगर सिलिकॉन है तो यहाँ पे जो है दोनों शेयरिंग कर रहे होंगे, दोनों शेयरिंग कर रहे होंगे पूरी। ठीक है, नाउ ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो आपको यहाँ पर बीच वाले फोकस करना है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या अभी अभी ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं? बोला अभी तो सर ये इलेक्ट्रॉन बस घूम रहे हैं और एक दूसरे की वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये शेल में ही घूम रहे हैं। बोला ये बताओ ये करंट का फ्लो कराएंगे? करंट का फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो कराएंगे जब फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन कब क्रिएट होता है? बोला टेम्परेचर बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे करंट भी बन जाएगा। अच्छा सर ये बताइए कि टेम्परेचर बढ़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे तो वो कैसे होंगे? सबसे पहली बात, ये जो बॉन्ड बनी है एटम्स के बीच में, ये सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में कौन सी बॉन्ड बनी है? ईमानदारी से बताना, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनी है? बोला सर शेयरिंग हुई है। तो शेयरिंग करने से कौन सी बॉन्ड बनती है? बताओ जरा, शेयरिंग करने से यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनती है? बोला कोवैलेंट बॉन्ड बन रही है। कोवैलेंट, को मतलब एक साथ,
वैलेंट मतलब वैलेंसी, ये सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की वैलेंसी फुलफिल करने में लगे हैं, तो ऐसी बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, बोला कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या आप इसको ध्यान रखोगे, क्या आप इसको ध्यान रखोगे, ऐसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। नाउ अभी जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ जाने के कारण से, एनर्जी बढ़ जाने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, बताओ जरा, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़ के चला गया। ठीक है, एनर्जी बढ़ गई, बॉन्ड ब्रेक हो गई, एनर्जी सोचो ना, एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर हो गया, तो इसका मतलब है ये जो साइकिल, ये जो चेन यहां चल रही थी, एक ले रहा था, एक दे रहा था, एक ले रहा था, एक दे रहा था, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो गई। कौन सी बॉन्ड ब्रेक हो गई, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गई। कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गई बच्चों, ईमानदारी से बताना, तो कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से यहां पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बोला फ्री हो गया। एक ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बोला फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये यहां से तो फ्री हो गया, लेकिन ये जगह तो खाली हो गई, तो ये जो खाली जगह बन गई यहां पे, इस खाली जगह को हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल। तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन होल का क्या बन गया, एक पेयर, यानी कि जोड़ा बन गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, लेट्स से टेम्परेचर बढ़ने से ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन भी जो है बाहर निकल गया, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन भी इस जगह को छोड़ के बाहर चला गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इस जगह पे क्या बन गया, बोला इस जगह, ये जगह तो खाली हो गई, और इसी इलेक्ट्रॉन की खाली सीट को, इसी इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, बताओ जरा, होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर क्या हो रहा है, फिर से यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन, जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड टूट रही है, तो हर बार क्या बन रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का एक कॉम्बिनेशन, एक पेयर फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब अगर 10 फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 10 होल बनेंगे टेम्परेचर बढ़ने से। तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन निकले, 10 होल बन गए, तो जितने होल उतने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल, टेम्परेचर के बढ़ने से ऐसा होता है। बताइए, क्या आप इसको ध्यान रख पाएंगे। अच्छा सर ये बताओ कि अगर ये यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए तो करंट कैसे फ्लो होगा। बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि ये जगह इलेक्ट्रॉन की खाली सीट हो गई, कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमते घामते आएगा, इसमें बैठ जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है ना, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये होल भर गया, अब ये होल नहीं रहा, अब होल कहां बन गया, बोला यहां बन गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन घूमते घामते आएगा, लेट से ये वाला यहां आ गया, तो ये वाली जगह तो भर गई, होल भर गया, लेकिन ये वाली जगह होल बन गई। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और होल का ट्रांसफर जो है हमेशा हमेशा के लिए होता रहता है। बताओ जरा, क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है, ये जो सिलिकॉन का जो आप स्ट्रक्चर आपने अभी देखा, ठीक है, ये सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है ना, कोई मिलावट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से, इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। कोई इसमें मिलावट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल बनते हैं और फिर करंट जो है बन जाता है। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करूंगा तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं। एक है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, कोई मिलावट कोई मिक्सिंग इसके अंदर नहीं की गई। दूसरे होते हैं एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में कुछ परेशानियां हैं, है ना, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो आप ये समझिए, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन अगर हम जो है प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी मिला देते हैं, वो इंप्योरिटी क्या होती है वो अभी समझाऊंगा। तो इंप्योरिटी मिला देने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी करंट फ्लो कराने की क्षमता बढ़ जाती है, और ये बन जाते हैं एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रांसिक ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई है। ठीक है, अगली बात जो है वो ये है कि भाई एक्सट्रांसिक में एन टाइप के एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बताओ जरा फिर से, सेमीकंडक्टर दो टाइप के, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक। इंट्रांसिक में कोई मिलावट नहीं की गई, एक्सट्रांसिक में मिलावट की गई है। ठीक है, अब एक्सट्रांसिक फिर से दो टाइप के, एन टाइप और पी टाइप। ये जो मिलावट के
आधार पे, मिलावट के बेसिस पे हम इनके नाम रखते हैं, कौन सा एन टाइप है और कौन सा पी टाइप है। ठीक है, तो एक एक करके जो है सभी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर की। तो बार बार मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं होती। अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, तो सब में सिलिकॉन 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 होगा, कोई और एटम किसी और का नहीं होगा। जर्मेनियम है तो पूरे में जर्मेनियम 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 होगा, कोई और मिलावट नहीं होगी। ठीक है, आपने भी इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के अंदर देखा कि पहले तो जो है यहां पर बस यहां पर नॉर्मल बॉन्ड बन रही थी, बट जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो है टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल का कौन कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, और ये इससे फिर करंट बनता है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपने ये देखा कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही होल बनेंगे। यहां पर ये जो Ne और NH नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी से कहा गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो सेमीकंडक्टर, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती। ये प्योरली टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगी, केवल तभी इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन पाएगा और केवल तब ही करंट फ्लो हो पाएगा। अब मान लीजिए, तो इसका अर्थ ये हो गया कि भाई टेम्परेचर इतना तो नहीं बढ़ा सकते, 100 200 500 डिग्री सेल्सियस कर दें जनरली। ठीक है, घर में टीवी लगी है, घर में जो है एसी लगी हुई है, तो ये तो ठंडे टेम्परेचर पे चलते हैं। ये तो नॉर्मल 30-35 डिग्री सेल्सियस पे टीवी चल जाती है, 50 पे मान लो। एसी को तो कूलिंग करता है, तो वो उसके अंदर तो एकदम ठंडक रहती है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखेंगे तो जो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है ये तो काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम है तो भाई इनके अंदर तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। टेम्परेचर कम है तो इनके अंदर तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इनके अंदर करंट फ्लो होगा, है ना। तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर प्योरली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है। और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होने के कारण से इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डीमेरिट है, ध्यान रख पाओगे। तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई गई। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बन जाता है। जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी होल डेंसिटी होगी। इनकी कंडक्टिविटी प्योरली टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, इसलिए कंडक्टिविटी लो है। बस ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। अच्छा, अब इसके बाद जरूरी बात ये होती है कि हमेशा सीधे लोगों को हमेशा फंसा दिया जाता है, वो किसी काम के नहीं होते इस दुनिया में। इसलिए थोड़ा सा झूठ बोलना भी सीखिए, थोड़ा सा बातों को घुमाना भी सीखिए, क्योंकि ये जरूरी है, ये लाइफ स्किल्स हैं, है ना। आपको एकदम भोला भाला सा सतयुग का बच्चा नहीं बनना है, अदरवाइज दुनिया आपको जो है लूट खाएगी। ठीक है, अच्छा, तो प्योर जो चीज होती है ना, प्योर, वो प्योर चीज हमेशा जो है नुकसानदायक होती है, उसको मत लिया करिए। ठीक है, जैसे आपको एक बात बताऊं, प्योर गोल्ड है, अगर आप उसके ऑर्नामेंट्स, कुछ ज्वेलरी वगैरह बनवा लेंगे तो वो उतना ड्यूरेबल नहीं होता, उतना ड्यूरेबल नहीं होता। हाँ, तो इसलिए क्या की गई, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात बताऊं, चलो हम अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे हैं, ठीक है, तो आप जितनी बढ़िया बढ़िया चीजें खाओगे, यानी जितनी प्योर चीजें खाओगे, उससे ये चीज ऑल दो मतलब बड़ी खराब सी बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये चीज है कि एक्चुअल में आप जितनी अच्छी अच्छी चीज खाओगे ना, ठीक है, उतने हम कमजोर बन जाते हैं। लेकिन कभी थोड़ा बहुत जो है हमने आलतू फालतू चीज खा ली, ठीक है, मतलब, तो आप मैं आपको एक बात आता हूं, मैं अगर नॉर्मली जो है डाइट पे चलने लग जाऊं, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाऊं, ठीक है, ओनली फ्रूट्स खाऊं, ओनली वेजीज खाऊं, बहुत कम मसाले वसाले वाली चीजें, उसके बाद अगर मैं एक दिन में जाकर के मतलब कुछ बाहर का खा लूंगा, ठीक है, तो मेरी बॉडी में उतनी इम्यूनिटी नहीं बचती कि भाई उसको आदत हो गई इन छोटी छोटी चीजों से लड़ना है। ठीक है, तो एक तो मेरा पेट वेट खराब हो जाएगा, मेरा ही नहीं दुनिया का, है ना। आप अगर 2 महीने तक कुछ बेहतरीन खाइए, ठीक है, कुछ भी आप जो है जंक मत डालिए अपनी बॉडी के अंदर, फिर आप देखोगे कि आपकी इम्यूनिटी घटने लगी। अरे भाई ज्यादा दूर कहां जा रहे हो यार, पहले हम जो है कैसा भी पानी पी जाते थे, कुछ नहीं होता था। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ आरओ का पानी पीते हैं। ठीक है, तो अगर बाहर जा रहे हैं तो भी अब आरओ का पानी चाहिए, हर घर में आरओ का पानी चल रहा है। ठीक है, सादा पानी पी लोगे आपको अगले दिन जुकाम हो जाएगा, अगले दिन खांसी हो जाएगी।
है कि नहीं? क्यों? अब हमारी बॉडी को आदत नहीं बची। तो प्योरिटी जो होती है ये हर आदमी नहीं झेल पाता और उतने काम भी नहीं आ पाती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है यार, वो पूरी तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा केवल तभी जो है करंट फ्लो हो पाएगा। तो बोला क्या किया जाए, ऐसे तो जो है बहुत ही खराब चीज है, हम जो है रिमोट लेके चैनल चेंज करना चाह रहे हैं, सर्दी पड़ने लगी, अब रिमोट ही काम नहीं कर रहा है, टीवी काम नहीं कर रही क्योंकि कम टेम्परेचर पे नहीं काम करता है, ठीक है। तो बोला अब कुछ ऐसा करना चाहिए, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ मिलावट करो, कुछ ऐसा करो सो दैट इन पे हर एक टेम्परेचर पे हर एक सीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन पर्याप्त तरीके से इनके अंदर हो, जिससे आराम से करंट फ्लो होता रहे। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इनमें कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ना हो, हर एक टेम्परेचर पे करंट फ्लो होता रहे। तो बोला क्या किया जाए, बोला इनमें कुछ मिलावट कर दी जाए, इसमें कुछ इंप्योरिटी मिला दी जाए। इंप्योरिटी किसको कहा जा रहा है, सिलिकॉन में कोई और एटम मिला देने को इंप्योरिटी कहते हैं। सिलिकॉन में सिलिकॉन के अलावा कुछ और मिला देंगे तो वो इंप्योरिटी कहलाएगा। सिलिकॉन में फास्फोरस मिला दो, दूसरा एटम, इंप्योरिटी, ठीक है। सिलिकॉन में जर्मेनियम मिला दो, दूसरा एटम, इंप्योरिटी। मतलब सिलिकॉन में सिलिकॉन के अलावा कुछ और मिला दिया जाएगा तो इंप्योरिटी कहलाएगी, ठीक है। तो आप देखिए जरा, तो इंप्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो डोपिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इंप्योरिटी एटम टू प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम इंट्रांसिक बोल रहे हैं, अगर हमने प्योर में इंप्योरिटी मिला दी है ना, तो इंप्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, ठीक है। और जिस एटम को मिलाया जा रहा है इंप्योरिटी के तौर पे उसको डोपेंट कहते हैं। जिस एटम को मिलाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एक्सट्रांसिक। तो अब आप ये देखिए, तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में जब हमने डोपिंग कर दी, जब हमने मिक्सिंग कर दी, तो उससे जो सेमीकंडक्टर बन के तैयार हुआ, आज से उसका नाम एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कि प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्सिंग करने के बाद मिलते हैं। बोला सर किस टाइप की मिक्सिंग की जाएगी, तो बोला दो टाइप के एटम मिलाए जाते हैं। एक होते हैं पेंटावैलेंट एटम, यानी कि वो एटम जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे होते हैं ट्राइवैलेंट एटम, यानी कि वो एटम जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको मिलाकर के जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर कुछ प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि भाई ये इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी क्योंकि हर एक टेम्परेचर पे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या होल अवेलेबल होंगे। दूसरा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा इनके अंदर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जो है बराबर नहीं होंगे, ठीक है। किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, किसी में होल डेंसिटी ज्यादा होगी। बट सर क्यों, ये डिपेंड करता है किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। पी टाइप का है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी पी टाइप का है तो उसमें होल डेंसिटी ज्यादा है। एन टाइप का तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, तो आप यहां पे समझिए, बट एक चीज है, किसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, किसी में होल डेंसिटी ज्यादा होगी। हाँ, तो मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर आप ये देखिए कि आप ऐसे समझिए कि Ne और NH, कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो होल कम है, कहीं पे होल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन एक खास बात है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। और जो प्रोडक्ट जो है ये कितना होता है, Ni का स्क्वायर, है ना। इसको हम बोलते हैं इंट्रांसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, इंट्रांसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, है ना। तो आप ये देखिए Ne इंटू NH, बोला कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है लेकिन दोनों का इंटू हमेशा कांस्टेंट आए, कितना आएगा, Ni स्क्वायर के बराबर। Ni क्या है, इंट्रांसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो अब अगर मैं यहां पर आपको ऐसे बताऊं कि मिक्सिंग के आधार पे, है ना, मिक्सिंग के बेसिस पे हमने दो टाइप के एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बोले, एक बोले एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे बोले पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन कौन से, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा कौन सा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर मैं बात करता हूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो आप ऐसा समझो कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बताओ जरा, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन सभी के, बोला 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4। तो अब हमने क्या किया कि सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के आउटर शेल में, किसके, फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है तो उसके आउटर शेल में 2, 8, 5 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है। तो फास्फोरस, क्योंकि सिलिकॉन का 14 नंबर है, फास्फोरस का 15 नंबर है, तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि सिलिकॉन में अगर मैं फास्फोरस मिला भी दूंगा तो भाई इसके साइज में, क्रिस्टल के साइज में, है ना, कोई किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना। तो अभी मैंने क्या किया, फास्फोरस जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये यहां पे मैंने मिला दिया। देखो यहां पे सिलिकॉन लिखा आपको देखने को मिल रहा है, बट आपको हर जगह बुक में सब जगह ऐसा मिलेगा देखने को। कैसा मिलेगा, देखिए यहां पर ये देखने को मिलेगा कि बच्चों ये +4, इसमें बताया जा रहा है कि +4 वैलेंसी है। कितनी, +4 आउटर शेल के सभी इलेक्ट्रॉन, ये देखो इनमें बताया जा रहा है इन सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक है। हमने लेके क्या किया, हमने ले जाकर के यहाँ पे फास्फोरस डाल दिया। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब फास्फोरस क्या करेगा कि भाई देखो आसपास के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो शेयरिंग कर लेगा, है ना, क्योंकि देखो ये आसपास अपने 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी फुलफिल करने में लगा देगा, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग होती रहेगी। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ना, ये 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 तो काम पे लग गए, वही वैलेंसी फुलफिल करने काम पे लगे, कुछ पुच्चू कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। 5वां इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या हो गया, फ्री हो गया, है ना। इसको हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी क्या, नहीं। कितनी एनर्जी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो फूंक मारने से मिल जाती है, ठीक है। यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर है कितना भी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है माइनस में, तब भी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपने आप ही मिल जाती है, ठीक है। तो आप भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में कुछ पुच्चू कर रहे हैं, यानी वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं। 5वां इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो गया, ठीक है। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी होल नहीं बना, बस 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण से ऐसा हो गया। मान लीजिए कहीं पे हमने क्या किया, तो एक फास्फोरस का एटम मिलाया तो एक 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री, ठीक है। 100 फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन मिला लिए तो 100 एटम मिला लिए फास्फोरस, 100 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। 1000 एटम मिला लिए तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से अगर आप पेंटावैलेंट डोपिंग कर रहे हो तो पेंटा मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से 4 इलेक्ट्रॉन तो काम पे लग जाते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और यही फिर करंट बनाता है, यही करंट बनाता है। तो आपने यहां पर क्या देखा कि आपने पेंटावैलेंट मिक्सिंग की तो हमेशा के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर आपने 10⁷ यानी कि 1 करोड़ आपने अगर फास्फोरस के एटम मिलाए हैं तो इससे 1 करोड़ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। लेकिन सर होल नहीं मिल रहे हैं क्या इसके अंदर, बस इलेक्ट्रॉन है क्या। तो देखो ये बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन का तो दबदबा होने वाला है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन होल का क्या, तो देखिए बच्चों अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी है, तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा टूटेंगी, है ना। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन किसके कारण जनरेट हुए, पेंटावैलेंट डोपिंग के कारण। डोपिंग के कारण यहां पर कौन जनरेट हुआ, डोपिंग के कारण बना फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर भी तो होता है जनरली, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो हो गई, तो टेम्परेचर के कारण से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगी। टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर से कोवेलेंट बॉन्ड जो है टूट जाएंगी, और कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से फिर से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड टूटी तो कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटती है तो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है। अब बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है, जैसे मान लीजिए ये मान लो ये देखो पहले यहां पे होगा कोवेलेंट बॉन्ड टूटी तो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहां है, कहीं चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बॉन्ड टूटने से बॉन्ड में खाली जगह बन जाती है और इसी को हम होल बोलते हैं। तो इसीलिए कहा कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाने से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बनेगा। मान लीजिए अब देखो टेम्परेचर के कारण होल और इलेक्ट्रॉन तो कम बनते हैं, तो आप यहां पे देखो कि डोपिंग करने से फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे बहुत बहुत ज्यादा बन गए। लेकिन होल कैसे बने, टेम्परेचर से कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से, है ना। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत बहुत ज्यादा हो गई और होल सिर्फ टेम्परेचर के कारण बन पाए, तो होल डेंसिटी यहां पर बहुत कम हो गई। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा है और होल्स का नंबर बहुत कम है। तो इसी को हमने बोला कि Ne और NH कम ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब आपने यहां पर ये सीख लिया कि टेम्परेचर हो या ना हो, अब इसके पास कुछ चार्ज कैरियर जरूर होंगे। अब इसमें दोनों टाइप के चार्ज बन गए ना,
तो हम इसमें दो टाइप के चार्ज का नाम रखते हैं, एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जो ज्यादा है उसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, जो कम है उसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। तो अगर मैं इसको एक बार पढ़ना चाहूंगा एक्सट्रांसिक में, अगर मैं इसको एक बार पढ़ना चाहूंगा तो आप यहां पर देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। बोला एन टाइप सेमीकंडक्टर वो हैं जो कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इनके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, बोला एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। और होल्स क्या है, होल है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें Ne और NH क्या होता है, Ne बहुत बड़ा है NH से। ठीक है, दूसरी बात Ne और NH का जो प्रोडक्ट होगा ये हमेशा कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, इंट्रांसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी कहा जाता है। इसमें जो एटम हम मिलाते हैं उसको हम बोलते हैं डोपेंट। तो यहां पर डोपेंट, ये डोपेंट क्या कर रहा है, पेंटावैलेंट है, यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है बड़े होके, तो इसको हम डोनर एटम भी कहते हैं। डोनर एटम की बात करें तो फास्फोरस मिलाया जाता है पेंटावैलेंट के तौर पे, या एंटीमनी मिलाया जाता है। फास्फोरस के भी आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एंटीमनी के भी आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस हम सिलिकॉन के अंदर मिलाते हैं और एंटीमनी हम जर्मेनियम के साथ मिलाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, तो भाई आपका जीवन सुधर जाएगा। अब मैं बात करूंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो आपको यहां पर एक बात ध्यान देनी है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या किया जाता है, ट्राईवैलेंट डोपिंग की जाती है। कैसी, ट्राईवैलेंट डोपिंग। जैसे हमने पहले पेंटावैलेंट डोपिंग की थी, अब मैं ट्राईवैलेंट डोपिंग करूंगा। सर वो क्या होता है, ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, है ना, यानी कि अब मैं मिलाऊंगा इसके अंदर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, जिससे इसकी वैलेंसी कुछ इस प्रकार से होती है 2 इलेक्ट्रॉनिक 2,8,3, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब मान लीजिए कि +4 +4 +4 यानी सिलिकॉन में अगर मैं यहां पर जो है +3 यानी कि एल्यूमिनियम मैंने मिला दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, +3 मिला दिया, तो अब यहां पर ऐसी कंडीशन बनेगी कि भाई देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, लेकिन इसके तो आउटर शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, चौथे वाले को नहीं दे पाया। चौथे वाले से ले तो रहा है लेकिन चौथे वाले को नहीं दे पाया, क्योंकि इसके तो आउटर शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो सर अब क्या होगा, तो भाई साहब अब ये जो बॉन्ड जो बन रही है ये अधूरी बॉन्ड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है, ये तो चाह रहा है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए और इस बॉन्ड को पूरा कर दे। तो यहां पर अपने आप क्या बन गया, यानी कि सिलिकॉन को हटा के इसके अंदर एल्यूमिनियम डाल दिया, तो अपने आप क्या बन गया बताओ जरा, ये अपने आप यहां पे इलेक्ट्रॉन की खाली जगह नहीं बन गई, और इसी इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। मान लीजिए आपने 4 एटम डाल दिए एल्यूमिनियम के, तो यहां पे जो है 4 जगह होल बन जाएंगे। 1 करोड़ एटम डाल दिए तो 1 करोड़ होल बन जाएंगे। तो यहां पर मिक्सिंग करने से क्या हुआ, यहां पर मिक्सिंग करने से क्या हो रहा है, यहां पर मिक्सिंग करने से तो बस जो है यहां पर होल क्रिएट हुए। यहां पर डोपिंग करने से क्या हुआ, डोपिंग करने से तो यहां पर बस होल क्रिएट हो गए। क्या यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, बोला सर नहीं हुए। क्या यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, बोला सर नहीं हुए। सिर्फ क्या क्रिएट हुआ, बस होल क्रिएट हुए। तो सर अब फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे क्रिएट होंगे, तो भाई टेम्परेचर के कारण। कैसे, बोला टेम्परेचर के कारण। किसके कारण, टेम्परेचर के कारण कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगी, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएंगी। अगर टेम्परेचर के कारण कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगी तो फिर से वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन जाएगा। तो इस बार डोपिंग करने से यानी कि मिक्सिंग करने से होल क्रिएट हो गए थे, कुछ होल और इलेक्ट्रॉन बन गए कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से। तो इस बार हम क्या देख रहे हैं कि होल बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन बस कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से ही बन पाए। तो इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि होल जो है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कम है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहा गया। इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, होल बहुत ज्यादा है, ये यहां पे लिखा गया। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इस बार आपने जो ट्राईवैलेंट डोपिंग की, ट्राईवैलेंट डोपिंग जो आपने की उससे होल ज्यादा बन रहे हैं, होल एक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, तो आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि जो होल होते हैं ये बेसिकली यहां पे ज्यादा है, होल की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है।
ठीक है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्राइवेलेंट डोपिंग है, ट्राइवेलेंट डोपिंग, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं पा रहा है, ये एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए यहां पर जो डोपेंट है इसको हम एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पे जो है तो पी टाइप में ट्राइवेलेंट डोपिंग की गई, एन टाइप में आपकी जो है पेंटावेलेंट डोपिंग की गई। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो एन टाइप में आपसे बच्चों से पूछ लिया जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कैसा चार्ज होता है, बोला पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, जिसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं। तो आंसर लगाना न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, सिलिकॉन के एटम्स के बीच में एक फास्फोरस का एटम मिला दिया या एल्यूमिनियम का एटम मिला दिया। भाई आपने पूरा का पूरा एटम मिलाया है, इनके अरेंजमेंट के कारण वहां पे चार्ज कैरियर क्रिएट हो गए। ठीक है, आपने पूरा एटम मिलाया है, ना तो हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और ना ही हमेशा के लिए किसी का इलेक्ट्रॉन आपने लिया, आपने पूरा का पूरा एटम मिलाया, और एटम चाहे किसी का भी हो, चाहे फास्फोरस का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, टेलेरियम, वैलेरियम, पता नहीं किस किस का हो, लेकिन पूरा का पूरा एटम किसी का भी है तो वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ना आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलाया, ना आपने इलेक्ट्रॉन लिया, आपने एटम के अंदर एटम मिलाया है, इसलिए चाहे पी टाइप हो या एन टाइप, ये सब कैसा रहेगा, बोले न्यूट्रल रहेगा। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जो है कुछ ग्राफ, भाई इस चैप्टर में जो ग्राफ है उनको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। देखिए, अभी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से दो काम होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो वो क्या करेंगे, क्या कभी करंट बना सकते हैं? नहीं। बोला क्या कर रहे हैं, बोला चक्कर माए बस चक्कर लगा रहे हैं और एक दूसरे की वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं। अगर 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 सुनिए बात मेरी, अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो क्या कर रहे हैं, बस वो वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं, बस वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं, करंट तो बना ही नहीं पा रहे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, इतनी कि उनसे करंट नहीं बन रहा है, तो हम उसको वैलेंस बैंड में रखते हैं। वैलेंस बैंड, बैंड मतलब एक पूरा एरिया, एक पूरा रीजन, एक पूरी पट्टी, है कि नहीं? मतलब वैलेंस बैंड एक ऐसी बैंड है जिसकी एनर्जी इतनी होती है कि भाई उसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंसी फुलफिल कर पाएंगे, करंट नहीं बन पाएंगे। तो वैलेंस बैंड वो कम एनर्जी वाला रीजन है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो फ्री नहीं है। ठीक है, नाउ तो हम जो है ना दो बैंड बनाते हैं, एक होती है वैलेंस बैंड और एक होती है कंडक्शन बैंड, और बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। अब देखो, वैलेंस बैंड में हमेशा कौन पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या कर रहे होंगे? वैलेंसी फुलफिल कर रहे होंगे। वैलेंस बैंड में कौन पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या कर रहे होंगे? वैलेंसी फुलफिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि देखिए, ये आप जो देख रहे हो, अब ये डायग्राम किसके लिए है? ये डायग्राम है टेम्परेचर 0 केल्विन पे। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा के 0 केल्विन से बड़ा कर दिया, यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं टेम्परेचर हमने 300 केल्विन कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से छोड़ेंगे, ऊपर पहुंचेंगे, वैलेंस बैंड से कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे, है ना? अब सोचो, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और फ्री हुआ तो क्या बना सकता है? करंट बना सकता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, और अगर इतनी एनर्जी हो गई कि एक करंट बना सकता है तो हम इसको किस रेंज में डालेंगे? कंडक्शन बैंड में। क्यों? क्योंकि भाई करंट बना सकता है तो यानी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी कूद के ऊपर पहुंच गया क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई थी, है ना? जब एनर्जी इतनी हो जाए कि भाई करंट बनाने लग जाए तो हम इसको कंडक्शन बैंड में रखेंगे। अच्छा, तो जहां से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन जहां से गया है उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पे क्या बन गया? होल। इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बन गया? यहाँ पे होल। तो ये किसके लिए है? ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। किसके लिए है? इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड डायग्राम। इसमें क्या बताया गया कि भाई साहब सिर्फ पहले वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे जो वैलेंसी फुलफिल कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, कंडक्ट करने लग गया, करंट बनाने लग गया, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को हमने ऊपर पहुंचा दिया। ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चला गया तो उसकी जगह पे क्या बन गया? होल बन गया। तो ये किसके लिए है? ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ध्यान रखना, टेम्परेचर 300 केल्विन या 0 केल्विन से बड़ा है। अच्छा, अब यहां पर क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, लिख लोगे। फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए में इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं क्या? फॉरबिडन एनर्जी गैप या सिंपल एनर्जी गैप। ठीक है, तो मान लीजिए जर्मेनियम के लिए अगर मैं बात करता हूं तो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है। यानी कि अगर ये जर्मेनियम के बदले बता रहा हूं तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी तो बस कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, उससे कम होगी तो कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा, फिर वो वैलेंस बैंड में रहना पसंद करेगा। सिलिकॉन का अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे उसको वैलेंस बैंड से बाहर निकाल के कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो मुझे 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर उससे कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहना पसंद करेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने कंडक्शन बैंड, ये फॉरवर्ड एनर्जी गैप और ये वैलेंस बैंड बन गई है। अब इसके बाद ये जो एनर्जी गैप आप डायग्राम देख रहे हैं, ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों के लिए बनाना जरूरी होता है। कैसे सर? देखो, यह आप देखिए वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो ये इंसुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इंसुलेटर के फ्री इलेक्ट्रॉन को, इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, मेटल के पास हर एक टेम्परेचर पे, हर एक टेम्परेचर पे हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है ना, मतलब आपको कोई एनर्जी नहीं देनी है। तो आप यहां पर देख रहे हो ओवरलैपिंग ऑफ बैंड, यहां पे बैंड क्या कर गई? ओवरलैप कर गई, मिक्स कर गई। ये ऐसे मिक्सिंग को ये ऐसे क्रॉस लाइन से बताया जा रहा है। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम होते हैं किसके लिए? ये मेटल या कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के लिए। और सेमीकंडक्टर में इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन से बड़े टेम्परेचर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, आपको पूरे नोट्स कहां मिल जाएंगे? आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप ज्वाइन कर लेना बहुत ध्यान से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर मैं एनर्जी गैप डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम दोनों के लिए बताने वाला हूं। एन टाइप के लिए कैसे बनाएंगे और पी टाइप के लिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम में ये करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि भाई साहब पहले मैं ये देख लूं, पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि वैलेंस बैंड में क्या होते हैं। वैलेंस बैंड में हमेशा क्या पाए जाते हैं? वैलेंस बैंड में हमेशा क्या पाए जाते हैं? बताओ जरा। वैलेंस बैंड में सर हमेशा पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो है मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। ठीक है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो हमेशा वैलेंस बैंड में पाए जाएंगे ना। हाँ सर बिल्कुल, ये बात तो सही है आपकी। अच्छा, अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप में करंट किसके कारण फ्लो होता है? एन यानी नेगेटिव से याद रखना। एन टाइप में करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण से। तो इसका मतलब है एन टाइप में कंडक्ट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कंडक्शन बैंड में भी क्या पाए जा रहे हैं? कंडक्शन बैंड में भी क्या पाए जा रहे हैं? जल्दी से बताओ। कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ सर ये बात तो ठीक है। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। सर वैलेंस बैंड में बहुत बना है, क्योंकि भाई एक एटम, पूरे एक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, वैलेंस भी तो बहुत सारे फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फ्लो करंट के लिए तो कम ही जिम्मेदार होते हैं ना। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा, तो आपको ध्यान देना है कि वैलेंस बैंड में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन है ही। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जंप मार के ऊपर चला गया तो इसकी जगह पे यहां पे क्या बन गया? इसकी जगह पे यहां पे होल बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये चला गया यहां से ऊपर, ये देखो मैंने मान लो कि ये पहले नीचे था, ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या बना दिया? होल बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से होल हमेशा, आप इसको याद रख लो कि होल हमेशा वैलेंस बैंड में रहेंगे। होल हमेशा वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। ठीक है, वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं होगी, नेवर एम्प्टी। कंडक्शन बैंड में बी एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। कंडक्शन बैंड आधी भी भरी हो सकती है या फिर पूरी तरीके से खाली भी हो सकती है, लेकिन वैलेंस बैंड कभी खाली नहीं होगी। वैलेंस बैंड कभी खाली नहीं होगी। अब बात करेंगे पी टाइप की, तो भाई पी टाइप की बात कर लो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब देखो, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो पाए ही जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो पाए ही जाएंगे, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही बिल्कुल। ठीक है, लेकिन
इस बार क्या होगा, इसमें चार्ज कैरियर कौन है, पी टाइप में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, बोला होल। तो इस बार मैं इसके अंदर होल ज्यादा बना दूंगा। ये देखो मैंने कितने सारे होल बना दिए। अच्छा, कुछ होल क्यों बन गए होंगे, क्योंकि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर भी पहुंच गए होंगे। भाई टेम्परेचर बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड तो टूटती है ना, नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जाता ही है ना। तो आप इसके कंडक्शन बैंड में आपने कम ही इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ठीक है। इसके कंडक्शन बैंड, इसके वैलेंस बैंड में देखो आपने होल बहुत दिखा दी, क्योंकि होल बन रहे थे पी टाइप में ट्राइवेलेंट डोपिंग करने से, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहां पर ना एक और चीज मेंशन करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी या फिर एक्सेप्टर एनर्जी। अब आप मुझे बताइए, एन टाइप में पेंटावेलेंट मिक्सिंग करते हैं तो पांचवा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है ना। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो वो उसकी एनर्जी कितनी होती है सर, पांचवा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई, तो वो करंट बनाने लगेगा, यानी कंडक्ट करने लगेगा। तो डोनर की एनर्जी जो होती है ये कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे आती है, यानी कि डोनर एटम जो डोनर एनर्जी होती है वो कंडक्शन बैंड से हल्की सी कम होती है। अगर आपने उसको 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बन जाएगा और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब वैलेंस बैंड की बात करेंगे, अब वैलेंस बैंड सॉरी पी टाइप की बात करेंगे। तो पी टाइप में तो भाई साहब, पी टाइप में तो आप ये देखते हैं कि एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर की एनर्जी, अब पी टाइप में तो सारा खेल वैलेंस बैंड का है, ठीक है। तो इसकी भी एक्सेप्टर एनर्जी कितनी होती है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ध्यान रखिए। क्लियर है, एक्सेप्टर एनर्जी, क्योंकि इसका एटम तो एक्सेप्ट करता है ना इलेक्ट्रॉन को, तो अगर हल्का सा भी 0.01 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा तो बैंड उसको एक्सेप्ट कर लेगी और मजे करेगा ये, ठीक है। तो आप ये डायग्राम इसको बनाओ, ये बहुत ज्यादा डायग्राम ये पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको रख लीजिए। ये टेम्परेचर 300 केल्विन से बड़ा, 300 केल्विन या 0 केल्विन बड़ा है, इसीलिए जो जंप मार के कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसमें एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल एनर्जी या सिंपल फर्मी लेवल कह देते हैं। तो 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। तो एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी अच्छी खासी एनर्जी है, ठीक है। तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो ऑलरेडी, क्योंकि पांचवा इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है फर्मी लेवल एन टाइप के लिए कंडक्शन बैंड के पास में पाया जाता है, और पी टाइप के लिए यानी कि 0 केल्विन पर पी टाइप के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए वैलेंस बैंड के पास में दिखाते हैं। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इसको इसके पास में दिखाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए यहां पर कुछ डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंस आप लोगों को समझ लेने, ये इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक में डिफरेंस, ये पूरा डिफरेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब मैंने आपको यहां पर बता दिया। एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस ये आपको पढ़ लेना है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। और हाँ, बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि एक्सीलेंस 95+ बुक अगर आपके पास है तो इसके आप सारे क्वेश्चन लगा लेना, एग्जाम टाइम आ रहा है तो इस सैंपल पेपर भी ले लेना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप कहीं से भी खरीद लोगे ना तो हो सकता है आपको अलग अलग प्राइसिंग मिल जाए, बच्चों इसमें मेरा ही फायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं जो बच्चे प्रीमियम हमसे बाइक खरीद रहे हैं उनको मैं लिंक दे देता हूं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, यहां से बाय कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर आप जो है सही जगह पहुंचोगे, सही प्राइसिंग में आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, ये हमारे इंट्रांस एक्सट्रांसिक हो गया। सर इस पर बेस्ड आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं आपको सब प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, बढ़िया हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे पीवाईक्यू चार्ट जाएंगे आज ही इसी क्लास में। लेकिन उससे पहले हमें पीएन जंक्शन डायोड और रेक्टिफायर पढ़ लेना है, तब जाके मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो सब प्रैक्टिस करेंगे। बट हम बाकी के 2 टॉपिक कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। अभी पीएन जंक्शन डायोड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आप ये समझिए पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा भाई ये बनता कैसे है और क्या इसकी जो है पीछे की कहानी है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखो मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एक साधारण सा एक वायर है, यानी कि एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे मान के चलिए कि अगर मैंने इस वाले एंड को प्लस से कनेक्ट कर दिया माइनस में, और इसको ऑब्वियसली भाई इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो करंट आप देखते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैंने इसकी पोलैरिटी बदल दी, ठीक है, मैंने क्या किया कि यहाँ पे पोलैरिटी बदल दी, यानी कि इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया और उसको नेगेटिव बना दिया, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है करंट फ्लो होने लग जाएगा प्लस से माइनस में इस डायरेक्शन में। तो अभी करंट फ्लो हो रहा था ए टू बी और अब करंट फ्लो होने लग जाएगा बी टू ए, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि कंडक्टर के अंदर जो है अगर आप पोलैरिटी बदल देते हैं, बैटरी का कनेक्शन बदल देते हैं, तो फिर किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाता है। किसी भी डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ होता है, दूसरी डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं होता। अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार से बताया जाता है। ये साइड होती है P और ये साइड होती है N, ठीक है। नाउ ध्यान दो जरा। तो अब इसमें होता क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें करंट सिर्फ P टू N में अलाउड है। सिर्फ करंट किस डायरेक्शन में? सिर्फ करंट P से N में अलाउड है। आप अगर चाहो कि N टू P में करंट चला जाए तो नहीं जाएगा। मतलब आपने बैटरी लगा दी इस डायरेक्शन में तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस करंट जाएगा, है ना, करंट इसमें बन जाएगा। लेकिन मान के चलिए आपने यही बैटरी को जिस तरीके से लगा दी, आपने यही बैटरी को जिस तरीके से लगा दी, ये प्लस और ये माइनस, तो करंट जो होगा ये करंट सिर्फ P से N में अलाउ करता है। करंट इस डायरेक्शन में इसमें घुसेगा तो ये जा ही नहीं पाएगा, करंट इस डायरेक्शन में इसमें से जा ही नहीं पाएगा। बताओ जरा, ठीक है, क्या करंट इस डायरेक्शन में अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखिए करंट इस डायरेक्शन में अलाउ नहीं होगा, ठीक है। नाउ तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि भाई साहब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो करंट को बस एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। पीएन जंक्शन डायोड अलाउज करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, P टू N। और यहां पर भी एक छोटा सा कैच है, और ये जब मैं बात करता हूं करंट की तो हमेशा मेजॉरिटी करंट की बात करता हूं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट जो करंट बनता है उसकी बात की जाती है, ठीक है। नाउ अभी आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है कि पीएन जंक्शन डायोड आखिरकार बनता कैसे है और इसका नाम पीएन जंक्शन डायोड क्यों रखा गया। जैसे मान लीजिए कि होता क्या है बच्चों कि मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल है। क्या है मेरे पास? एक प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल। हाँ, जैसे मान लीजिए इसमें पूरा सिलिकॉन की एक पट्टी टाइप की, एक वेफर टाइप की हो गई, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि मान लीजिए प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल है, मैंने क्या किया कि इसके एक साइड पे ट्राइवेलेंट डोपिंग की, ठीक है, एक साइड पे ट्राइवेलेंट डोपिंग की और दूसरी साइड पे मैंने पेंटावेलेंट डोपिंग की। तो मैंने क्या देखा कि भाई ट्राइवेलेंट डोपिंग जहां पे की वहां पे होल्स बहुत ज्यादा हो गए, वहां पे क्या ज्यादा हो गए? वहां पे होल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो गए। दूसरी साइड मैंने यहां पर मिक्सिंग की तो यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए। सर एक बात बताइए, क्या ट्राइवेलेंट डोपिंग में होल्स नहीं होते क्या? सॉरी, ट्राइवेलेंट डोपिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्या? होते हैं, कम होते हैं, कम होते हैं। यहां पर भी होल्स होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बात बताइए जरा, बहुत कॉमन सेंस है कि आपके पास एक ऐसे प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल है, एक साइड आपने ट्राइवेलेंट डोपिंग कर दी, एक साइड आपने पेंटावेलेंट डोपिंग कर दी, एक साइड होल बहुत ज्यादा है, एक साइड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो ईमानदारी से सोच के बताइए, क्या ये होल और इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं होंगे? क्या ये होल और इलेक्ट्रॉन मिक्सिंग नहीं होगी इनकी? बिल्कुल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि यहां पर होल और इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग हो जाती है। अच्छा, ट्राइवेलेंट डोपिंग करने से ये बन जाता है पी टाइप और पेंटावेलेंट डोपिंग करने से इस साइड वाला बन जाता है एन टाइप। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि ऐसा करने से यहां पे मिक्सिंग हो गई। अब मिक्सिंग हो गई तो भाई मिक्सिंग कहां की होती है? बोला बॉर्डर वाले की, बॉर्डर वाले की मिक्सिंग हो। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये होल से मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये होल से मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये होल से मिल जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन होल यहां पे खत्म हो गए। तो यहां पर एक बीच में एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बीच में एक लेयर बन जाएगी। इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इलेक्ट्रॉन और होल के मिक्स हो जाने से, मिक्स होने को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन, सॉरी डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहां पे जो लेयर बन गई इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। अब इस लेयर की कुछ कहानी है, अब इस लेयर की कुछ कहानी है, ध्यान से सुनना। आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि पी वाली साइड से कौन निकल के आए? बोला होल निकल गए। पी वाली साइड से कौन निकला? बोला होल निकले। अगर होल निकल गया तो इस साइड कौन सा चार्ज बचेगा? नेगेटिव चार्ज। यहां से इस वाली साइड से कौन मिक्सिंग हो गया? बोला इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जहां से निकल जाता है वहां पे कैसा चार्ज बचता है? बोला पॉजिटिव चार्ज बचता है। बचता है कि नहीं बचता?
तो बच्चों आपको यहां पर यह बात ध्यान देनी है कि यहां पर प्लस बन गया और यहां पे माइनस बन गया, ठीक है। तो आप यहां पर ये देखिए कि एक्चुअल में आपने सिलिकॉन का या सेमीकंडक्टर का ये स्ट्रक्चर देखा था, ध्यान से सुनिए, आपने स्ट्रक्चर देखा था तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये दिखाई पड़ रहा था कि भाई ये जो एटम है, ये जो क्रिस्टल है, पूरा एक दूसरे को जकड़ के रखा हुआ है ना, सिलिकॉन सिलिकॉन एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहां पर बस इलेक्ट्रॉन और होल मिक्स हो सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो एटम है ये कहीं आ जा नहीं सकता, ये एटम कहीं पर भी आ जा नहीं सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज में घटा देता हूं, ये एटम कहीं पर भी आ जा नहीं सकता, यह बात आपको याद रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव बन गया, इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव बन गया, बट ये एटम कहीं नहीं आ जा सकता, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है, आपको यहां पर ध्यान देना है कि भाई साहब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इस पूरे क्रिस्टल के अंदर जो आयन होंगे वो इमोबाइल होंगे, यानी कि वो कहीं मूव नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे बच्चों? पूरे क्रिस्टल के अंदर जो आयन होंगे वो कहीं भी मूव नहीं कर पाएंगे, और डिप्लीशन लेयर के अंदर वही इमोबाइल आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इमोबाइल आयन पाए जाते हैं, क्योंकि ये कहीं मूव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि क्रिस्टल के अंदर जकड़ के रखे हुए हैं। और आयन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव बचा, यहां से होल निकल गया तो नेगेटिव बचा, ठीक है। अब आप यहां पर जो देख रहे हैं, इसकी पूरी कहानी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये स्लाइड मैंने कर ली है कॉपी, ठीक है। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या जो है इसका तरीका है, वो आप लोग समझ लीजिए, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। ओहो, चलो नाउ समझिए, जरा चीजों को समझिए। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर अगर आपने देखा कि भाई साहब ये जो यहां पर बन गया है स्ट्रक्चर, अब बीच में क्या बनेगी? बीच में जरा मुझे बताइए, बीच में क्या बनेगी? सर बीच में बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनेगी? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि जो डिप्लीशन लेयर बनी है, ये बनी किससे है? ये पी से कौन निकला? पी से कौन निकला? होल कहां से निकले? होल फ्रॉम पी। होल कहां से निकले? पी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकले? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप। इलेक्ट्रॉन कहां से निकले? एन टाइप से। पी में कौन ज्यादा था? होल। एन में कौन ज्यादा था? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का क्या हो गया? दोनों का हो गया डिफ्यूजन। दोनों क्या हो गया? मिक्स होने को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन हो गया, दोनों क्या हो गया? डिफ्यूजन। तो इस डिफ्यूजन के कारण जो फ्लो हुआ, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट, ठीक है। यहां पे जो पूरी प्रोसेस हुई, इससे जो करंट बना, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट। अच्छा, आप मुझे बताओ कि डिफ्यूजन करंट जो है किसके कारण बना? क्योंकि पी में होल ज्यादा थे, यानी होल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, यहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण, देखो यहां पे होल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यहां पे कम, यहां पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण जो करंट बना है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण दोनों की मिलावट हुई, और उस मिलावट के कारण जो करंट बना उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन करंट जो है बनता है, ठीक है। नाउ चलो, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि भाई बीच में बनने लगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच में क्या बन रही? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टार्टिंग में तो डिफ्यूजन हो रहा है, सुनो जरा, स्टार्टिंग में सबसे पहला काम क्या हुआ? पहले मिक्सिंग हुई, यानी कि डिफ्यूजन हुआ। सुनिए जरा सभी बच्चे, स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग में मिक्सिंग हुई, यानी डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, ध्यान सुनना। तो स्टार्टिंग में कौन सा करंट बना? बोला डिफ्यूजन करंट। अब यहां पर दोनों साइड पे, एन साइड पे प्लस चार्ज आ गया और पी के साइड पे माइनस चार्ज आ गया। इस कारण से यहां पर आप ये देख रहे हैं कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है कि अगर कोई होल यहां से जाना चाहता है इस साइड, तो जा नहीं पाता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है कि यदि कोई होल यहां से जाएगा, होल पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है, तो अगर कोई होल यहां पे घुसना चाहेगा तो ये प्लस जो आप देख रहे हैं, ये प्लस इस होल को धक्का देगा और वापस यहीं भेज देगा, ठीक है।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहेगा तो माइनस इसको धक्का देगा और वापस यहीं भेज देगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज को कहीं आने जाने नहीं दे रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं करने दे रही है? मेजॉरिटी चार्ज को कहीं आने जाने नहीं दे रही है। ठीक है, मुंह पे माइक इसलिए लगाया हूं क्योंकि मेरे घर में चल रहा है काम और बहुत ज्यादा ठोका पीटी हो रही है, इसलिए जो है मैंने मुंह पे माइक लगा लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? मेजॉरिटी चार्ज के फ्लो को रोक रही है। मेजॉरिटी चार्ज के फ्लो को ये रोक रही है। मेजॉरिटी मतलब P में से होल नहीं आने दे रही, N में से इलेक्ट्रॉन नहीं आने दे रही, तो यहां पे भाई करंट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात हो गई। अच्छा ध्यान दीजिए जरा, क्या सर माइनॉरिटी को रोक रही है क्या? देखो बच्चों, माइनॉरिटी ऑलरेडी इतने कम होते हैं, सुनिए जरा, माइनॉरिटी का करंट ऑलरेडी इतना कम होता है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो माइनॉरिटी करंट इतना कम होता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये होल है, ये होल अगर इस साइड जाना भी चाहेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा इस पे फोर्स लगा के जो इस साइड भेज देगी। आप सोचो ना, आप सोचो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जाना चाहेगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लेती है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन साइड जाना भी चाहेगा तो आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, लेकिन माइनॉरिटी का करंट इतना कम होता है कि भाई वो नोटिसेबल ही नहीं होता, मेजॉरिटी का ज्यादा होता है। तो आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? मेजॉरिटी चार्ज के करंट को, मेजॉरिटी चार्ज के फ्लो को स्टॉप कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बताओ जरा, ये बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, पहले तो उसकी डायरेक्शन बताओ, कहां से कहां? N to P, कहां से कहां? N to P। ठीक है, अच्छा इसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्जेस के फर्दर और ज्यादा डिफ्यूजन को रोकना। ठीक है, और ज्यादा डिफ्यूजन को रोकना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे आप ये जो प्लस साइन देख रहे हो, ये प्लस साइन बैटरी के प्लस की तरह एक्ट कर रहा है, और जो माइनस साइन आप देख रहे हैं, ये बैटरी के माइनस साइन की तरह एक्ट कर रहा है। ये बैटरी के प्लस साइन की तरह एक्ट कर रहा है और ये बैटरी के माइनस साइन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक, चलो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो सर ये जो आप यहां पर आप देख रहे हो, ये बैटरी के प्लस की तरह और ये बैटरी के माइनस की तरह है। तो ध्यान से देखने पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका काम क्या है? आप सोचो कि ये बैटरी का प्लस टर्मिनल इन आने वाले होल को क्या करेगा? उसी साइड धक्का देगा। ये बैटरी का माइनस टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को उसी साइड धक्का देगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये पोटेंशियल क्या कर रहा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बन गया, ये यहां से चार्जेस का फ्लो नहीं होने दे रहा है। बैरियर ये जो पोटेंशियल बन गया, यहां से होल नहीं आने दे रहा है, रोक रहा है। रोक रहा है मतलब बैरियर क्रिएट कर रहा है, वादा, बैरिकेड लगा रहा है ना। तो इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल का और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इन दोनों का काम सेम होता है। बैरियर पोटेंशियल क्या करता है? बैरियर पोटेंशियल क्या करता है? जल्दी से बताओ, बैरियर पोटेंशियल क्या करता है? स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज। ये मेजॉरिटी चार्ज का फर्दर डिफ्यूजन रोकता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये बहुत काम की बात है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नाउ इतनी बात, इतनी कहानी हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको सारे टर्म बता दिए। नाउ अब आपको यहां पर एक और टर्म रह गया जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। देखो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ डिफ्यूजन हुआ। स्टार्टिंग में सिर्फ डिफ्यूजन, अचानक से बाढ़ आ गई और सभी जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए। ठीक है, स्टार्टिंग में हुआ डिफ्यूजन। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि डिफ्यूजन हुआ, डिप्लीशन लेयर बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो ये डिफ्यूजन रुकने लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफ्यूजन को यानी मिक्सिंग को रोक रही है ना। हाँ सर, बिल्कुल रोक रही है। तो स्टार्टिंग में डिफ्यूजन
डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, फिर डिफ्यूजन करंट कम होने लग गया। जब डिफ्यूजन करंट कम हुआ तो धीरे धीरे क्या हो रही थी, जैसे जैसे डिफ्यूजन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जो है माइनॉरिटी को तो खींच ही सकती है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकती है, यहां से होल को अपनी डायरेक्शन में खींच सकती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्जेस इधर उधर जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको पकड़ के ड्रिफ्ट कराती है, यानी खिसकाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट बन रहा था उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ध्यान रखिए जरा, क्या कौन सा करंट बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये देखो सारी कहानी में आप लोगों को, तो स्टार्टिंग में आपने क्या देखा, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो ड्रिफ्ट करंट नहीं था। धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट घटने लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लग गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को ड्रिफ्ट कराती है, तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लग गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम की स्टेट हो जाएगी, तब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जो है ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या आप ये बात ध्यान रख पाओगे? हाँ सर, मैं ध्यान रख पाऊंगा। तो पीएन जंक्शन डायोड की ये थ्योरी हो गई, जिसमें मैंने ये लिखा है कि जब एक एंड प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल का ट्राइवेलेंट के साथ जो है डोप किया जाता है, दूसरा एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ डोप किया जाता है, यानी मिक्स किया जाता है, तो इससे बन जाता है एक साइड पी टाइप और दूसरा साइड एन टाइप रिस्पेक्टिवली। यानी जहां पे पी है वो, जहां पे ट्राइवेलेंट मिला है वो पी टाइप बन गया, जहां पे पेंटावेलेंट मिला है वो एन टाइप बन गया। ठीक है, और बीच में बन जाता है जंक्शन, जिसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन। और जो पूरा डिवाइस बन गया इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, और डायोड क्यों, क्योंकि इसके कितने टर्मिनल हैं, दो टर्मिनल, एक पी और एक एन। डायोड क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, पी टू एन, और ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद यहां पर डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल की बात की गई। डेफिनेशन जो है आपको हमेशा याद रखना है, डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, आपको हमेशा डेफिनेशन याद रखना है। द लेयर ऑफ इमोबाइल आयन, यानी कि इमोबाइल आयन, ऐसे आयन जो क्रिस्टल से बाहर नहीं जा पा रहे, जकड़े हुए हैं, इमोबाइल, मूव नहीं कर पा रहे, तो इमोबाइल आयन की जो लेयर है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इस डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होती है ये 1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, अनबायस्ड कंडीशन में, यानी कि बिना किसी कनेक्शन वाली कंडीशन में। बैरियर पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट द एंड्स ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप। पी और एन टाइप के दोनों किनारों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है उसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या करता है, इट स्टॉप्स द, ये क्या करता है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को स्टॉप करता है फ्रॉम बोथ साइड, ना तो पी से मेजॉरिटी आने देता और ना ही एन से आने देता। इसलिए हम इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाती है उसको हम बोलते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाती है उसको हम बोलते हैं बैरियर फील्ड। क्या बोलते हैं, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फील्ड बन गई उसको हमने बोला बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, और बैरियर फील्ड या बैरियर पोटेंशियल दोनों काम जो होता है ये सेम होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, बताइए, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर देखो एक और पॉइंट, डिफ्यूजन करंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण बन रहा है, और ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बन रहा है। ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा, ड्रिफ्ट करंट कम, एक फिर बाद में ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लग जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट जो है बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें बात करनी है, सर इन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाओगे, थ्योरी थ्योरी पढ़ रहा हूं मैं सब करवाऊंगा, आपको टेंशन मत लो, जरा सब कुछ करवाऊंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां पर बात करना चाहता हूं आप लोगों से बाइसिंग, किसकी, बाइसिंग की बात करूंगा। यानी बाइसिंग का मतलब होता है कनेक्शन। तो पीएन जंक्शन डायोड में दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि सीधा सीधा कनेक्शन, और दूसरा रिवर्स बाइसिंग यानी कि उल्टा कनेक्शन। फॉरवर्ड का मतलब है कि जब आप डायोड को कनेक्ट करें तो डायोड का जो पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी से कनेक्ट होता है, पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन से, बैटरी का पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन से। तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कनेक्शन, यानी सीधा सीधा पी को प्लस से एन को माइनस से। ठीक है, ध्यान रखो, ये फॉरवर्ड कनेक्शन है। जब मैं उल्टा कनेक्शन कर दूं, जब मैं ऐसा कनेक्शन कर दूं कि पी को मैंने कनेक्ट कर दिया देखो नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तो उसको मैं रिवर्स कनेक्शन यानी कि रिवर्स बाइसिंग कहता हूं। अब ये दोनों बाइसिंग जो आप देख रहे हैं ये इसके कुछ फीचर्स हैं, और इन दोनों फीचर से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको ये बताना, आपसे कहना चाहूंगा, पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लो। When P type of PN junction diode is connected to positive terminal of battery, P को किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव से,
एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एन को किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव से, देन सच कनेक्शन, बोला ऐसे कनेक्शन को आप क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। अब इस कनेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी आप ये समझिए, बहुत बेसिक सी बात मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं। जैसे मान लो, जैसे 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 आप ये मान लीजिए, चलो ये वाला डायग्राम मुझे कॉपी कर लेना चाहिए, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। एक मिनट रुकिए जरा, जस्ट गिव मी अ मिनट ओनली, ठीक है। ध्यान से देखो, ये बाइसिंग को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अब देखो मैं सब बता देता हूं, ठीक है। अब बस मैं बैटरी का कनेक्शन यहां पे लगाना चाहता हूं, ठीक, इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से देखो, मैं चलो आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी कुछ इस प्रकार से कि ये बैटरी का जो है प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है, ठीक है। देखिए ये बैटरी का प्लस और ये माइनस। अब प्लस क्या कर रहा है आप मुझे बताओ, प्लस क्या करेगा, इन होल को, भाई सॉरी गाइस, नाउ प्लस क्या करेगा, इन होल को पकड़ के खींचेगा ना, प्लस तो होल को, सॉरी होल तो पॉजिटिव की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लस क्या करेगा, इन होल को यहां दबाएगा और माइनस इन इलेक्ट्रॉन को यहां दबाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि बीच की जो डिप्लीशन लेयर है इस पे दोनों साइड से दबाव नहीं पड़ेगा, ये यहां से दबाए जा रहे हैं और ये इसको यहां से दबा रहा है, तो डिप्लीशन लेयर पे क्या होगा, दोनों साइड से दबाव पड़ जाएगा। तो डिप्लीशन पर दोनों साइड से दबाव पड़ा तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस को क्या हो जाएगा बताओ जरा, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस यानी कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वही चीज तो मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाती है, घट जाती है। बहुत बढ़िया। अच्छा अब ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से आप मुझे ये बताइए कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पे क्रिएट हुआ है, ये क्या चाहता है, ये जो होल है क्या ये होल को इस साइड जाने देगा, बताइए जरा। ये प्लस इसको धक्का देकर उस साइड नहीं भगा देगा, हाँ सर बिल्कुल भगा देगा। तो इसका मतलब है कि ये बैटरी चाहती है, बैटरी इस होल को रिपेल करके इस साइड भेजना चाहती है और बैरियर पोटेंशियल कहता है कि नहीं भाई साहब तुम उसी साइड जाओ, उसका तो काम ही है मेजॉरिटी को बैरिकेड करना, है कि नहीं। तो आप यहां पर बताइए कि बैटरी चाहती है होल को उस साइड भेजना, बैरियर पोटेंशियल चाहता है होल को इसी साइड धक्का देना। तो आप मुझे बताइए यहां पर बैटरी और बैरियर पोटेंशियल क्या सेम काम कर रही है, आंसर है सर नहीं कर रही। यहां पर बैटरी और बैरियर पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं, अपोज। इसका मतलब यहां पे क्या लिखा, फॉरवर्ड बाइसिंग में बैटरी भेजना चाहती है होल को इस साइड, तो बैरियर पोटेंशियल दूसरी साइड, है ना। तो यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग बैरियर पोटेंशियल क्या कर रही है, बोला सर अपोज कर रही है, क्या कर रही है, अपोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा तो अगर बैरियर पोटेंशियल को अपोजिशन मिलेगी, यानी कि देखिए आप यहां पर समझिए कि जैसे जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू याद रखो, जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है, ठीक है। और सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझना है कि यदि यहां पर ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो ये 0.7 वोल्ट की ताकत लगा के इन होल को रोकेगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि मान लीजिए बैटरी जो लगी है वो 0.4 वोल्ट की है, तो ये होल को इस साइड नहीं आने देगा। अगर बैटरी लगा दी 0.5 वोल्ट की तब भी नहीं आने देगा। अगर आपने बैटरी लगा दी 1 वोल्ट की तो 1 वोल्ट जो है बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है, तो अब करंट का, अब देखिए ना 1 वोल्ट में ने क्या किया, बैरियर पोटेंशियल को तोड़ दिया, तो बाकी की जो बची हुई ताकत है, यानी 1 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट घटा दोगे तो बची हुई ताकत कितनी बची, 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट से करंट का फ्लो होगा, है ना। यानी कि आपको यह समझना है कि जब तक बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल आप नहीं अप्लाई कर दोगे बैटरी से, तब तक करंट फ्लो नहीं होने देगा बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि वो तो ये कहता है कि भाई मेरा तो काम ही है बैरिकेड लगाना, वो लगाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे याद रखना है कि व्हेन अप्लाइड वोल्टेज, जब हमारे द्वारा अप्लाई किया गया वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा केवल, तो ही करंट फ्लो होगा। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो, फॉरवर्ड बाइसिंग में बैटरी क्या चाहती है, बैटरी का तो काम ही है, देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है, घट रही है,
डिप्लीशन लेयर की थिकनेस यानी मोटाई घट रही है, दोनों साइड से दबाव बन रहा है। फॉरवर्ड बाइसिंग बैरियर पोटेंशियल को काटता है, फॉरवर्ड बाइसिंग बैरियर पोटेंशियल को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग का काम ही है करंट को फ्लो कराना। फॉरवर्ड बाइसिंग बैरियर यानी कि जो पोटेंशियल रोक रहा है करंट ना फ्लो होने से, करंट फ्लो होने से। फॉरवर्ड बाइसिंग में बैटरी वही तो काम कराना चाह रही है, करंट फ्लो कराना चाह रही है। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर पतली हो रही है, एक टाइम पे कैंसिल हो जाएगी। तो आपको समझना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन की जो रेजिस्टेंस होती है वो घट जाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन की रेजिस्टेंस घटेगी केवल तभी तो करंट फ्लो होगा। हाँ सर ठीक है। अब देखिए जरा, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो होता है मिली एम्पियर में होता है। किस वैल्यू में? फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर में होता है। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट होता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट होता है ना, माइनॉरिटी के करंट को तो हम नोटिस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कहानी हो गई। ठीक, अच्छा अगर मैं कर्व आपको बनवाता हूं। अब रिवर्स बाइसिंग में देखो उल्टी कहानी है, जो जो फॉरवर्ड बाइसिंग में वो उसका ठीक उल्टा कर दो। रिवर्स बाइसिंग में क्या है आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझिए, रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा है, ये देखो हमने, ये होल है यहां पे ज्यादा, यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन है, उल्टा कनेक्शन, नेगेटिव पी से पॉजिटिव एन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान सुनना। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होल को अट्रैक्ट करेंगे, ये सारे होल पे इस साइड दबाव लग गया तो क्या होगा, होल इस साइड आ गए, खिसक गए। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींचेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या सीन बनेगा, ऐसे केस में बच्चों यहां पर ये सीन बनेगा कि ये जो होल है, ऐसे केस में होल इस साइड खिसक गए, प्रेशर रिलीज, इलेक्ट्रॉन इस साइड खिसक गए, प्रेशर रिलीज। अब देखना, होल और इलेक्ट्रॉन इस साइड खिसक आए, होल और इलेक्ट्रॉन इस साइड खिसक आए, हल्का हल्का सा। ठीक है, तो इसका मतलब डिप्लीशन लेयर को दोनों साइड से दबाव घट गया, प्रेशर घट गया, तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ गई। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस यानी कि विड्थ बढ़ गई। अब सोचो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई तो इसका मतलब है कि करंट नहीं फ्लो हो पाएगा आसानी से, तो बैरियर पोटेंशियल, तो रिवर्स बाइसिंग क्या कर रही है, बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रही है। इसने होल को इस साइड खिसका लिया, इलेक्ट्रॉन को इस साइड खिसका लिया। तो जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में ऑपोजिशन थी, है ना, रिवर्स बाइसिंग क्या कर रही है, बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रही है। सोचो ना कि बैरियर पोटेंशियल क्या चाहता है कि होल को धक्का देके यहीं भगा दे, और बैटरी भी तो यही काम कर रही है, होल को इसी साइड लेके आ रही है। ठीक है, तो रिवर्स बाइसिंग सपोर्ट कर रहा है। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर मोटी हो गई, इसका मतलब करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गई जंक्शन की। रिवर्स बाइसिंग में जो करंट होता है वो सिर्फ माइनॉरिटी का करंट होता है। ठीक है, माइनॉरिटी का। तो आप यहां पर देखिए कि रिवर्स बाइसिंग में आप क्या देख रहे हो, करंट जो है माइक्रो एम्पियर में होता है, मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर के ऑर्डर में, बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में जो करंट है ये माइनॉरिटी करंट होता है, यानी कि बहुत कम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसमें दो ग्राफ है इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्या बताया जा रहा है, इस कर्व में बच्चों आपको ये बताया जा रहा है कि भाई देखो, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि जर्मेनियम के लिए देखो, क्या स्टार्टिंग से ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, किसी के लिए नहीं। जब तक कि बैरियर पोटेंशियल को नहीं काट दिया जाएगा तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकता, बैरियर पोटेंशियल आने नहीं देगा, है ना। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में आप इस साइड देखो वोल्टेज, उस साइड करंट, तो स्टार्टिंग में आप वोल्टेज नहीं बढ़ा, स्टार्टिंग में आपने वोल्टेज बढ़ाया लेकिन करंट नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे ही 0.3 वोल्ट से ज्यादा हुआ यहां पर जो है करंट बढ़ने लग गया। ठीक है, ध्यान रखिए, ये जो आप देख रहे हैं 0.3 वोल्ट, इसको आप बैरियर पोटेंशियल तो कह रहे थे, लेकिन साथ साथ आप इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं, यानी कि इससे कम अगर होगा तो करंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करूंगा सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए आप देखिए यहां पर जो है 0.7 वोल्ट से ही आपको 0.7 वोल्ट के बाद ही आपको करंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो 0.7 वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम 0.3 वोल्ट। इसका जो शेप है वो पैर के घुटने की तरह होता है, इसलिए इसको जो है नी वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा होता है। ठीक, देखो यहां पे मिली एम्पियर में करंट दिखाया गया और ये वोल्टेज तो वोल्ट में रहेगा। अब बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग की, तो रिवर्स बाइसिंग में देखो आप मुझे बताइए कि रिवर्स बाइसिंग में माइनॉरिटी का करंट बनता है, रिवर्स बाइसिंग में किसका करंट बनता है बताओ जरा, माइनॉरिटी का करंट बनता है कि नहीं बनता। अब माइनॉरिटी का करंट बहुत ज्यादा थोड़ा ना होता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उसका तो नाम ही है माइनॉरिटी, जो कम हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने देखो वोल्टेज बढ़ाया,
आपने वोल्टेज बढ़ाया तो धीरे धीरे करंट बढ़ा, करंट बढ़ा, करंट बढ़ा, लेकिन आप एक टाइम के बाद वोल्टेज बढ़ाओगे भी तो करंट नहीं बढ़ेगा, करंट सैचुरेट हो गया, क्योंकि भाई करंट को तो सैचुरेट होना ही था, उसके पास इतने चार्ज कैरियर है ही नहीं। ठीक है, तो करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। नाउ अब आप मान ही रहे, आप मान ही रहे भाई, वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हो। अब वो कह रहा है कि भाई मेरे सारे चार्ज कैरियर खत्म हो गए, इससे ज्यादा करंट नहीं बनेगा, लेकिन आप मान ही रहे। तो भाई जब आप लिमिट से ज्यादा वोल्टेज लगा देते हो कहीं पे भी, तो एकदम शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाता, चार्ज अचानक से फ्लो नहीं हो जाता, वैसा यहां पे भी होता है। आप वोल्टेज बढ़ाते गए, 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 और ये भाई साहब एक टाइम ऐसा आया कि सारे चार्जेस जो एकदम टूट पड़े, और यहां पर जो है इसी वोल्टेज और एकदम अचानक से खूब सारा करंट मिल गया, डायोड जो है खराब हो गया। इसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये जो आप यहां पर वोल्टेज देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे अचानक से बाढ़ से आ जाती है। ठीक, अगर इन दोनों को मिला के बना देंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। हाँ, ये जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए इतनी इतनी बातें जो है आप लोगों को यहां पर बता दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताओ ये बातें क्लियर हो गई? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इन पर बेस्ड जो है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग अच्छे समझ लो। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि पहला क्वेश्चन आपको मिल गया कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनेगा, ऐसे पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देगा एल्यूमिनियम है, इंडियम, फास्फोरस, एंटीमनी, ये सब है। तो आप यहां पर समझो कि भाई पी टाइप जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो देखो फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये ध्यान रखो भाई, ये ऑप्शन में मिल जाते हैं। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक ये सब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हैं। ठीक है, जबकि इंडियम जर्मेनियम में मिलाया जाता है, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। एल्यूमिनियम, इंडियम, ये सब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में आता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर एनर्जी लेवल कहां पाया जाता है? एनर्जी बैंड डायग्राम नहीं बनाया था तो हमने क्या पढ़ा था? ऑप्शन दो जरा। ये है जस्ट बिलो कंडक्शन, नहीं इन कंडक्शन बैंड नहीं, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये पढ़ाया था। अच्छा आपसे पूछ लेगा कि भाई पी टाइप में वैलेंस जो है एक्सेप्टर एनर्जी कहां पाई जाएगी, तो बनाया था कि नहीं बनाया था? जस्ट अबव कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो अगर आपका ये पूछा जाए, अगर आपके पूछा है कि पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी कहां पाई जाएगी, तो क्या बोलोगे? जस्ट अबव कंडक्शन बैंड। ठीक है, नाउ आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए कि लेड, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, लेड मेटल है, सबसे इजीली लेड में से निकल जाएगा, फिर इसमें निकलेगा। कार्बन के लिए एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, इसलिए कार्बन इज द करेक्ट आंसर। कार्बन इन सब में से इंसुलेटर भी है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपको यहां पर क्वेश्चन मिल रहा है कि भाई साहब कह रहा है आपसे द नंबर डेंसिटी ऑफ होल की जो डेंसिटी है NH, ये कितनी है? 4 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहा है इंट्रांसिक कैरियर की डेंसिटी है Ni की डेंसिटी है Ni इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻15, ये चल रहा है। ठीक, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकालना है, तो बताओ जरा ये क्या होगा? Ne × NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो, Ne × NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ठीक, नाउ अभी ध्यान से देखो, अब ये क्या सीन है? अब ये सीन है कि Ne × NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है, यहां पे ये कंडीशन बन रही है कि भाई सारी चीजें तो गिवन है, आपको Ne निकालना है, तो Ne इंट्रांसिक कैरियर डेंसिटी। हाँ, तो आप यहां पर देखिए कि Ni स्क्वायर मतलब 1.2 × 10⁻15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन NH क्या है? NH होल डेंसिटी 4 × 10⁻20 का स्क्वायर चलेगा। ठीक, अब यहां पर क्या चल रहा है भाई? Ne चल रहा है, Ne चल रहा है। अब देखो जरा 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 × 10⁻30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 × 10⁻40 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा मेरे पास 0.08 नहीं, तो 16 9 जा, इतना ही बैठ रहा है ना ये, सॉरी Ni स्क्वायर था, Ne निकालना है ना, Ne की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो NH पहुंच जाएगा अपॉन में। ठीक, तो NH अपॉन में पहुंच जाएगा तो 4 बचेगा, ये इसका स्क्वायर मैंने फालतू में कर दिया, स्क्वायर नहीं करना है, NH के ऊपर स्क्वायर कहां लगा है? ठीक है ना, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा भाई इससे, तो कितना बैठ जाएगा ये? 4 3 12, 3.2 के आसपास,
3.2 10 पावर 10 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए जरा, एट व्हाट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एक्ट एज इंसुलेटर, बोला 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। कार्बन के लिए एनर्जी गैप कितना है, तो भाई देखो ये सब एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो ये सेमीकंडक्टर के लिए है। 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्बन के लिए है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक अगला क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें क्या दिया गया है कि प्योर क्रिस्टल है एक, जिसके अंदर इतने एटम है, इज डोप्ड विद 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए क्या लिखा गया कि प्योर क्रिस्टल है जिसके अंदर इतने एटम है। ठीक है, इतने एटम है, तो कह रहा है कि इसकी डोपिंग की गई 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। 1 ppm का मतलब होता है 1 ppm का मतलब होता है 1 पार्ट पर मिलियन। पार्ट, जो हाइट जो आपको बताई जाती है, ये हाइट होती है बैरियर पोटेंशियल की। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिए, बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये समझो कि ये जो आपको क्या बताया जा रहा है, इसको ग्राफ शो द पोटेंशियल बैरियर विड्थ फॉर डिप्लीशन लेयर इन अनबायस्ड कंडीशन। अनबायस्ड कंडीशन यानी अनबायस्ड डायोड बताया जा रहा है ग्राफ ए में। ठीक है, ये जो ए वाला ग्राफ है ये अनबायस्ड है, यानी जब किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि बी एंड सी आर ऑब्टेन्ड आफ्टर बाइसिंग इन डायोड। ये बी और सी कब मिल रहा है ये ग्राफ, जब हमने बाइसिंग कर दी। तो आपको ये पहचानना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बाइसिंग, आपको बाइसिंग पहचानना है। तो भाई अगर ये अनबायस्ड है तो फॉरवर्ड में तो बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, फॉरवर्ड में बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, तो ये जो है ये फॉरवर्ड बाइस बता रहा है। और रिवर्स में बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो ये रिवर्स बाइसिंग बता रहा है। ठीक है, ये अनबाइज्ड है, ये तो क्वेश्चन में लिख के दिया है। बोला जस्टिफाई करो, तो जस्टिफाई में लिख देना ना कि हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, नाउ आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, सेम इसी टाइप में कहा जा रहा है। अब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन, यानी सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। कह रहा है कि भाई V नॉट इज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस PN जंक्शन व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड। कह रहा है V नॉट की, चलो लाइन आगे बढ़ा देते हैं नाउ। तो V नॉट यानी कि सेकंड वाला जब का बैरियर पोटेंशियल है जब कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं, यानी कि अनबायस्ड कंडीशन है। तो कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड को तो आप बाकी को पहचान दो, कौन फॉरवर्ड में कौन रिवर्स में। तो भाई देखो ये अनबायस्ड है, तो फॉरवर्ड में पोटेंशियल घट जाता है, बैरियर पोटेंशियल, ये फॉरवर्ड बाइस, ये रिवर्स बाइस। तो अब इसके हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दी, पूरा समझा दिया, बस ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको पहचानना होता है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड में है और कौन सा डायोड रिवर्स बाइस में है। तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं, आप ऐसे केस में हमेशा एक बात याद रखेंगे, ये डायोड का P साइड होता है और ये डायोड का N साइड होता है। ठीक है, तो ये P है और ये N साइड है। ठीक, ध्यान से सुनो। तो ये जो P साइड है ये हमेशा हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए और ये वाला हमेशा लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो ये जो डायोड का ये ऐसे बना हुआ है, अब बताइए जरा, ये +6 वोल्ट, ये +4 वोल्ट, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो बताओ जरा, हायर पोटेंशियल से P कनेक्ट है, तो बताओ कैसी बाइसिंग, बोला फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग पहचाननी है इसको। बताइए ये 0 वोल्ट है और ये +2 वोल्ट है, ये देखो ये ऐसे कनेक्टेड है, ये P ये N, तो मतलब P लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया और N देखो हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया। हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये अर्थिंग है तो अर्थिंग 0 वोल्ट बताती है। उल्टा कनेक्शन, बोला रिवर्स बाइसिंग। आ जाओ इसमें, आ जाओ, ये -4 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट -4 की कंपैरिजन में बड़ा है ना, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। अब देखो लोअर पोटेंशियल से कौन कनेक्ट हो गया, P टाइप, मतलब रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, अब बताओ जरा, बताओ ये -10 और -4 से ज्यादा छोटा है, ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल। बताओ जरा ये कैसी रिवर्सिंग, ये कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, कैसा रिवर्स है, कमेंट करो, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में भाई मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, ध्यान सुनेंगे जरा, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे तो आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोला टेम्परेचर बढ़ाने से, क्यों, कैसे, क्यों और कैसे, ये आपको बताना है। तो क्या लिखा है नंबर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि आप यहां पर ये देखिए कि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है, नहीं,
नंबर डेंसिटी ऑफ करंट, फ्री करंट कैरियर इंक्रीज हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है फ्री करंट कैरियर, ठीक है। दूसरा, नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, बट इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन, चलो ये डी इसने करेक्टली एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए मैं डी यहां पर करेक्ट ऑप्शन दूंगा। डी इसने करेक्टली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का जवाब दो। अनबायस्ड कंडीशन में आपको बताना है कि कौन हायर पोटेंशियल पे होता है, कौन लोअर पोटेंशियल पे। तो हमें पता है अनबायस्ड कंडीशन में पी के साइड माइनस साइन आता है और एन की साइड जो होता है ये प्लस साइन आता है। तो एन जो होता है हायर पोटेंशियल पे और पी जो होता है लोअर पोटेंशियल पे होता है। ये गलत है, ये गलत है। हाई पोटेंशियल एट पी, ये भी गलत है। हाई पोटेंशियल एट एन साइड, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। बताओ, ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द सेट वैल्यूज ऑफ वी एंड आई। बोला इस टेबल में वी और आई की वैल्यूज आपको मिल रही हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस बतानी है। तो भाई फॉरवर्ड रिवर्स बाइस में यानी सेमीकंडक्टर डायोड वाले केस में जो रेजिस्टेंस जो होती है डायनामिक रेजिस्टेंस होती है। कैसी रेजिस्टेंस होती है? डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब डायनामिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। R इज इक्वल टू डेल्टा V कितना है, तो इसमें से घटा दो 80 माइनस 60, तो बोला 4 माइनस 2.4 माइनस 2.0, 0.4, ठीक है। अच्छा 60 माइनस 80 माइनस 60, बोला 20 मिली एम्पियर, 20 10⁻³ ठीक है। ये कितना है, इतना वोल्ट आ गया, ठीक है ना। तो अब आप यहां पर समझ लीजिए, इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 400 अपॉन में 20 ओम आंसर हो गया। रिवर्स बाइसिंग का कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, छोटे छोटे से सवाल हैं इसलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बाइस टू पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, वाइडन्स द डिप्लीशन जोन, ये बात तो सही है। इंक्रीजेस पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं गलत है। पोटेंशियल बैरियर घटाता है। इंक्रीजेस नंबर ऑफ डोनर, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। पहला वाला जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सॉरी पहला वाला वाइडन्स, सॉरी वाइडन, ये तो रिवर्स बाइस में होता है, पोटेंशियल बैरियर को घटाता है, डोनर में ऐसे कुछ नहीं करता। डिक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन जोन, बहुत बढ़िया, ये डी इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बैरियर पोटेंशियल अपॉन विड्थ, है ना। तो बैरियर पोटेंशियल घटता है, बैरियर पोटेंशियल, तो फिर आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहां पे देखो कह रहा है कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दो लेकिन सिंपल से क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए जरा। क्या लिखा गया है कि यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 0.3 वोल्ट है, ठीक है। आपको बताना है इस VO पॉइंट का पोटेंशियल। तो VO पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो भाई ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसमें सेमीकंडक्टर के केस में आपको क्या याद रखना है, जो कम वाला है, कम वाले से करंट पास, कम पोटेंशियल ड्रॉप जिसके अक्रॉस हो रहा है वहां से करंट पास कराना है, तो 10 माइनस 0.3 लिख देना है, ठीक है। 10 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, 9.7, क्योंकि इसका बैरियर पोटेंशियल काटते हुए आगे बढ़ेगा, तो 9.7 वोल्ट करेक्ट आंसर है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 9.7 वोल्ट होगा, ठीक है। बस इतना करना है, ज्यादा वाले को देखना ही नहीं उसकी साइड, बोला तू मर यहां से, ठीक है। चलो अब यहां पर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको और समझ लो भाई, इस चैप्टर का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। फिर रेक्टिफायर पढ़ेंगे ना। कह रहा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज D1 एंड D2 के लिए 0.7 एंड 0.3 वोल्ट है, ठीक है। D1 D2 के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 एंड 0.3 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको दोनों केसेस में करंट बताना है। तो भाई करंट का फॉर्मूला होता है V बाय R। अब आप यहां पर देखो कि भाई 0.7 वोल्ट से ये रोकेगा, अब देखो पहले तो देखो फॉरवर्ड बाइस है, रिवर्स बाइस है, तो भाई देखिए ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। अब देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट जाना है, बट बैरियर पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड वोल्टेज रोकता है उस करंट को।
तो 10 में से 10 वोल्ट में से 0.7 और 0.3 वोल्ट को तो पहले कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि 10 में से 0.7 घटाओ माइनस 0.3 वोल्ट घटाओ, जो बचा हुआ वोल्टेज है वो करंट फ्लो करवाएगा। अच्छा, अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है, करंट इज इक्वल टू V बाय R होता है, हाँ होता है। तो इस सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है भाई, 4 किलो ओम है ना, तो 4 किलो ओम मतलब 4000 जो इसकी रेजिस्टेंस है। तो 9 अपॉन 4000 या 4 बाय 9, ये 1000 ऊपर जाएगा 10 वो -3 बन जाएगा, तो 2.25 मिली एम्पियर करंट आ गया। सर्किट तो भाई यहां पे पूरी हो रही है, ठीक है। अब बात करेगा भाई ये वाले केस में। अब इस वाले केस में करंट आपको बताना है, तो सबसे पहले 0.7 और 0.3। अब देखना कि भाई, देखना ध्यान से समझो, ध्यान से ये देखना, ये करंट जो है ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। अब करंट यहां से यहां जाना चाहेगा, यहां से यहां, बट ये रिवर्स में भाई, एन से पी में कभी करंट घुसा है, नहीं घुसा भाई। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल करंट जा रहा था, एन से पी में करंट नहीं घुसा, तो ये रिवर्स बाइस में आ गया, और रिवर्स बाइसिंग में आ गया तो पूरी सर्किट में ही करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, इसने पूरे करंट को ही रोक दिया। इसका मतलब यह है कि सेकंड केस में करंट हो गया जीरो, ये रिवर्स बाइसिंग के कारण। समझ गए, ऐसे किया जाता है काम। चलो अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन मिल गया, ये क्वेश्चन मिल गया, कह रहा है भाई बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.5 है, करंट आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं इस सर्किट में, तो देखो बैरियर पोटेंशियल 0.5 है, तो बैरियर अब रिवर्स में होता तो करंट जीरो होता, ये देखो प्लस माइनस, रिवर्स में होता तो करंट जीरो होता। अब देखिए है तो फॉरवर्ड में, तो बैरियर पोटेंशियल को घटा दो, I इज इक्वल टू 3.5 माइनस 0.5 अपॉन में रेजिस्टेंस कितनी, 100 ओम, 3 अपॉन 100। डायोड की रेजिस्टेंस नहीं लेनी है, क्योंकि रिवर्स में डायोड की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, कोई करंट नहीं। फॉरवर्ड में डायोड की रेजिस्टेंस वेरी लो, उसकी रेजिस्टेंस लेनी नहीं है, रेजिस्टेंस जो सर्किट में लगी है बस वो लेना है। तो करंट कितना, 0.03 एम्पियर करंट हो गया। तो इस तरीके से हम पीएन जंक्शन डायोड पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो या इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तभी कहा जाता है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा छोटे और जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और रेक्टिफायर को समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक आध क्वेश्चन और दिख गया भाई इसमें, इसका आंसर बता देना। रेक्टिफायर अभी समझते हैं। वोल्टेज एट विच फॉरवर्ड बायस करंट इंक्रीज रैपिडली, फॉरवर्ड बायस यानी फॉरवर्ड करंट कब बढ़ता अचानक से, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज के बाद। ये पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था। चलिए इसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इन फॉरवर्ड बायस घट जाती है, रिवर्स में बढ़ जाती है। चलो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप इनको कर लोगे। पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन, पोटेंशियल बैरियर ड्यू टू चार्ज ऑन आइदर साइड। ठीक है, अच्छा बताओ पोटेंशियल बैरियर किसके कारण होता है, बोला सर इमोबाइल आयन के कारण। ये इमोबाइल आयन है, इनके कारण होता है। इमोबाइल आयन को ही क्या कहा जाता है, फिक्स्ड आयन, जो मूव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन, फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। रेडी, 1 मिनट और लग रहा है बस। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, अनबायस्ड कंडीशन में, ये आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। अब हम आ जाते हैं और आगे बढ़ के रेक्टिफायर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं ये है भाई इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, सुनो, रेक्टिफायर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हाफ वेव और फुल वेव दोनों रेक्टिफायर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंप्लीट थ्योरी लिखने को दी जाती है। तो मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है और टॉपर्स आई ऐप को डाउनलोड कर लेना है। टॉपर्स आई ऐप पे जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर आपको डॉक्स फोल्डर मिलेगा, और डॉक्स फोल्डर में जब आप घुस जाओगे तो आपको चैप्टर 14 के नाम से नोट्स मिलेंगे। इन प्रिंटेड नोट्स को डाउनलोड कर लेना, जिसमें थ्योरी जो है प्रॉपर डिटेल में आप लिखी हुई है, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, वो सारी बातें इसके अंदर आपको बताई गई हैं। आप वैसे कि वैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करूंगा आप टॉपर्स आई ऐप डाउनलोड करके फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको प्रॉपर वर्किंग कंस्ट्रक्शन हर एक चीज की जो है मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि भाई रेक्टिफायर क्या होता है। तो देखिए, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपके घर में
एक सॉकेट लगा हुआ है, यानी कि एक बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड में से आप जो है आप एक चार्जर लगा देते हैं। आपने इस बोर्ड में एक चार्जर लगा दिया। अब इस चार्जर में से एक तार निकला हुआ है, यानी कि केबल, और ये केबल से आप अपना मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं। तो जब आप इस केबल से अपना मोबाइल चार्ज करेंगे तो मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी है, ये बैटरी जो है एसी से यानी ऑल्टरनेटिंग करंट से चार्ज नहीं होती है ना। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी यानी डायरेक्ट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे घर में तो एसी सप्लाई हो रही है, तो इस एसी सप्लाई को हम डीसी में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बैटरी जो है, घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, लेकिन वो 220 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट बैटरी को मिल जाएगी, चाहे डीसी में ही क्यों ना मिले, तो वो खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले इस 220 वोल्ट एसी को हमें बैटरी के यानी कि फोन के हिसाब से जो वोल्टेज चाहिए, लेट्स से 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इस 12 वोल्ट एसी को रेक्टिफायर की मदद से, है ना, इसको रेक्टिफायर की मदद से इसको 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, और तब जाकर के हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं रेक्टिफायर की, तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि चाहे आप ये कहो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव वोल्टेज, एक ही बात है, ठीक है। नाउ तो जो रेक्टिफायर है वो दो टाइप का है, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को पहले समझेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? बोला हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें हाफ वेव, क्योंकि एसी में दो साइकिल होती हैं, दो हाफ साइकिल, पहले एक बार ये, फिर एक हाफ साइकिल, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता ऑल्टरनेटिंग करंट में? शायद अभी बाहर का नॉइज नहीं आ रहा है, लेकिन चलो मैं ऐसे पढ़ाता रहता हूं ना। ध्यान से देखिए जरा। तो आपको समझना है कि इसमें क्या होता है कि बस हाफ साइकिल ही एसी में डीसी में कन्वर्ट हो पाती है, और अगली हाफ साइकिल जो है यहां पर मिस हो जाती है। मतलब 50% जो करंट है यही बस डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, 50% का लॉस हो जाता है। आपको इसकी प्रिंसिपल को समझना होगा कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर का बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है कि फॉरवर्ड बायसिंग में तो पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण से पीएन जंक्शन डायोड की करंट फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, बस आपको दो बात याद रखनी है। पहली क्या? फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है, और रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन से कोई करंट फ्लो नहीं होता। हाफ वेव रेक्टिफायर में आधी साइकिल डीसी में कन्वर्ट हो जाती है और आधी साइकिल लॉस हो जाती है। अगर मैं बात करूंगा इसकी कंस्ट्रक्शन की, है ना, इसकी वर्किंग की, तो इसकी पूरी थ्योरी आपको प्रिंटेड नोट्स में मिल जाएगी, जो मैंने आपको बताया था डॉक्स वाले फोल्डर में, टॉपर्स आई ऐप पे मिलेगी। ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखिए इसकी वर्किंग कैसे है। तो देखिए जरा, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें वोल्टेज को घटाना है। तो वोल्टेज को घटाने के लिए यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया गया। देखो ये एसी सप्लाई, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सेटअप है। देखो प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा, सेकेंडरी में कम, तो स्टेप डाउन हो गया। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लगा होता है। क्या लगा होता है? डायोड। ठीक है, तो डायोड का ये पी टाइप एंड है और ये एन एंड है, और ये लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस जैसे कि मोबाइल चार्जर कुछ भी हो गया, है ना, ये जो है यहां पर सप्लाई दी जाएगी। ठीक है, यहां पर आउटपुट मिलेगा। ठीक, यहां पर क्या मिलेगा? आउटपुट। नाउ अभी ध्यान से देखिए ट्रांसफार्मर में, जैसे देखो यहां पर एसी सप्लाई की गई, तो एसी सप्लाई की गई, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है बताओ जरा? ट्रांसफार्मर बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण लेट्स से इसका एक एंड बन जाएगा पॉजिटिव और दूसरा एंड बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में दो हाफ साइकिल होती हैं। तो लेट्स से फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे और बी नेगेटिव पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि यहां पर क्या होगा कि करंट जो है, अब देखो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जो P है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो होगा इस पीएन जंक्शन से, और करंट जो है X to Y फ्लो होगा, और यहां पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड हाफ साइकिल की। तो सेकंड हाफ साइकिल में क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो पोलैरिटी बदलेगी। हाँ देखियो, फर्स्ट हाफ साइकिल में X to Y करंट मिला है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट है तो पोलैरिटी बदलेगी। अब पोलैरिटी बदलेगी तो हम क्या देखेंगे कि भाई यहां पर ये बन गया नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव P से कनेक्ट है, तो अब ये कैसे कनेक्शन में आ गया? बोले रिवर्स बाइसिंग में। और रिवर्स बाइसिंग में अगर ये प्लस से करंट यहां पे घुसना भी चाहेगा तो रिवर्स बाइसिंग में करंट नहीं जा पाएगा। ये गेट लगे हैं एन के, ये अंदर नहीं घुसने देगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए ये अंदर नहीं घुसने देगा रिवर्स बाइसिंग में, तो इसका मतलब आपको कोई करंट मिलेगा क्या? आउटपुट से कोई करंट जा पाएगा? नहीं, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो आप देखिए अगली हाफ साइकिल में यहां पर एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप यहां पर क्या देखेंगे? अब आप यहां पर ये देखोगे कि ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब पॉजिटिव अगली आप साइकिल फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, तो ये फिर से फॉरवर्ड बाइस हो गया, P2N करंट फ्लो होगा, वापस से X2Y आपको जो है आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगली आप साइकिल में फिर से यहां पर आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, फिर पोलैरिटी बदलेगी, पोलैरिटी बदलेगी तो आप क्या देखेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कनेक्ट है P से, तो भाई रिवर्स बाइसिंग हो गई। रिवर्स बाइसिंग में फिर करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि भाई साहब यहां पर जो है अगली आप साइकिल फिर से वेस्ट हो गई। तो आपने यहां पर ये देखा कि यहां पर दोनों ही केस में, यानी कि देखो अगर एसी होता तो एक बार X2Y करंट होता, एक बार Y2X, X2Y Y2X। लेकिन हमने क्या देखा कि अब इस पूरे साइकिल में चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे एक हाफ साइकिल मिस क्यों ना हो रही हो, लेकिन करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन X2Y में फ्लो हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट करंट में। और डायरेक्ट करंट में ऐसा ही तो होता है कि करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो रेक्टिफायर की मदद से हमने ऐसा कर दिया। ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे। ये इनपुट साइकिल है और ये आउटपुट में 50% जो एनर्जी का लॉस है वो हो चुका है। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए जरा, तो जो लॉस हो चुका है उस लॉस से बचने के लिए, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट की फ्रीक्वेंसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में, किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। यानी अगर इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट ही 50 हर्ट्ज ही होगी। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक, चलिए ये बात ध्यान रख पाओगे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो नेक्स्ट आपको पढ़ाने वाला हूं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में कुछ नहीं होता, सब कुछ सेम है, बस इसमें क्या होगा कि जो आपकी आधी साइकिल मिस हो रही थी वो आधी साइकिल मिस नहीं होगी, दोनों हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और इसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट से डबल होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहां पर बोल रहा हूं कि ये देखो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में लिखा गया, प्रिंसिपल लिखा गया। प्रिंसिपल वही है, फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जंक्शन की और करंट फ्लो का, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होगा। नाउ अभी ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें लगा होता है ये दो डायोड होंगे, एक डायोड D1 एक डायोड D2। ठीक है, सेम पोलैरिटी बदलेगी। अब यहां पर कनेक्शन जो है बीच में से लिया गया, तो बीच में से लिया गया तो उसको हम बोलते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, यानी कि सेंटर से इसको ज्वाइंट कर दिया, सेंटर से कनेक्शन कर दिया तो बोला सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। देखो इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन से इसका लेट से ए फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव बन गया तो ये देखो ये किससे कनेक्ट है, प्लस P से, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बाइस, तो इसमें से तो करंट फ्लो होगा। अब देखो नेगेटिव P से कनेक्ट है दूसरे वाले डायोड का, तो ये हो गया रिवर्स बाइस, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट का फ्लो फर्स्ट हाफ साइकिल में हुआ, देखो नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि नीचे वाला रिवर्स बाइसिंग में है, तो करंट जो है यहां पे गया, X2Y फ्लो हुआ और ये साइकिल को पूरी कर देगा। ठीक है, नाउ अगली हाफ साइकिल में क्या होगा, अगली हाफ, तो आप देख रहे हो पहली हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे नेक्स्ट हाफ साइकिल में। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, तो देखो सॉरी नेक्स्ट हाफ साइकिल में पोलैरिटी पलट जाएगी। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, ये डायग्राम। अब बस आपको इतनी बात याद रखो कि भाई करंट X2Y गया था, यहां पे आपको आउटपुट मिलता है, इसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिए कि अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव अगली हाफ साइकिल में और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये कैसा हो गया, P माइनस से कनेक्ट तो ये रिवर्स बाइस हो गया। ठीक है, ये इसका P प्लस से कनेक्ट तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो अब आप यहां पर देखिए, ये यहां से जाते हुए ये P से N तक गया, P से N गया, N गया। अब देखो ये फॉरवर्ड बाइस, ये रिवर्स बाइस, तो इसमें तो करंट घुसेगा नहीं, इसको तो जो है खत्म कर देना है। अब करंट आया यहां से होते हुए प्लस से P से N और N से घूमते हुए यहां से गया। इस बार फिर से आपने देखा करंट X2Y जाएगा और साइकिल को कर देगा पूरा नेगेटिव पास पहुंच करके। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि दोनों केस में आपको करंट मिल रहा है, एक बार डायोड D1 से, एक बार डायोड D2 से, एक बार डायोड D1 से, एक बार डायोड D2 से, दोनों केस में आपको करंट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि दोनों ही केस में आपको X2Y, दोनों ही केस में आपको X2Y डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, यानी कि दोनों ही साइकिल में आपको X से Y करंट मिल रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। यानी कि पहली हाफ साइकिल में करंट मिला, दूसरे में भी मिस नहीं हुई, तीसरी मिस नहीं हुई, चौथी मिस नहीं हुई और आपको सेम डायरेक्शन में ही करंट मिला। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। ये फुल वेव रेक्टिफायर का काम है। ये जो रिपल्स, जो लहरें जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये बाद में फिल्टर सर्किट से हट जाती हैं। फिल्टर सर्किट अपने सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं भाई आपको ये बात समझ
में आ गई होगी, इस पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, नोट्स डाउनलोड कर लें डॉक्स वाले फोल्डर से, और ये वाले नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में कह रहा है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट कितनी हो जाएगी 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के, किसमें, फुल वेव में। ठीक है, अब देखिए जरा, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन जैसे ऐसे आ गया, आपसे इसमें पूछ रहा है कि ये बता दो जरा कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स बायस है, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। क्या आप आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? बताओ जरा, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस है। तो आंसर है सर, इसको जो हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि लेट्स से एक बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बना, तो ये P2N, ये P ये N, ये N ये P, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो आप ये देखेंगे इसमें करंट फ्लो होगा भाई P2N तक, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव बन गया फॉरवर्ड बाइस, और ये देखो नेगेटिव, ये N से तो करंट घुस नहीं सकता, ये प्लस, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब पोलैरिटी बदलेगी, ये माइनस और ये प्लस बनेगा, तो ये N से P में करंट नहीं घुस पाएगा, और यहां पे देखिए P से N में घुस जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बाइस बन गया और ये रिवर्स बाइस, मतलब ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये बोथ आर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस, दोनों ही जो है फॉरवर्ड में और रिवर्स बाइस में है, अल्टरनेटिवली, यानी कि एक एक करके फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। अब जैसे वैसे स्टेट बोर्ड में तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि भाई साहब रेक्टिफायर की वर्किंग लिखिए। ठीक है, फुल वेव की लिखो, हाफ वेव की लिखो, बट सीबीएसई में कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दे देंगे, आपको ये डायग्राम बना दिया, आपको ये डायग्राम बना के दे दिया, आपसे कह रहा है भाई इसको पहचान लो कि कौन सा रेक्टिफायर लगा है, तो ये डायग्राम ऑल दो आउटपुट ठीक नहीं बना हुआ है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर होना चाहिए। ठीक है, नाउ आपसे कह रहा है कि लेट से आपसे ये कह दिया कि ये जो है ये डायग्राम, ये इनपुट वेव है और ये आउटपुट वेव है, इसको पहचानो कि वाई कौन सा डिवाइस है और इसकी वर्किंग लिखो। तो पहले हमने पहचाना, इसने पूरी साइकिल को सेम डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो वाई फुल वेव रेक्टिफायर है और इसकी वर्किंग लिख देनी है। ठीक है, तो उसने ये नहीं कहा कि राइट डाउन वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, उसने कहा कि भाई वर्किंग लिखिए आप किसकी, आप वर्किंग लिखिए, इस डिवाइस को पहचानो फिर उसकी वर्किंग लिखो। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, रेक्टिफायर आप इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। और भाई ये चैप्टर हो गया अब खत्म, तो कुल मिलाकर के सारे गनशॉट जो है अभी इस साल के खत्म हो गए हैं। अब आने वाली है साल की सबसे खतरनाक सीरीज, डायमंड प्रो सीरीज, एक एक बच्चों तक वो जो सीरीज है वो पहुंच जानी चाहिए। अगर आप लोगों ने उसकी कम से कम जानकारी तक नहीं पहुंचा पाई अपने दोस्तों तक, तो भाई बेकार है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे डायमंड सीरीज, डायमंड प्रो सीरीज में। ठीक है बच्चों, 6 दिसंबर 7 PM। थैंक यू सो मच, थैंक यू।